हाँ, तो मैं बताओ पहले ऐसे के बारे में। हमें तो करनी है विचारों की खेती, क्योंकि बंदूक तो कभी कभार लिखती है, विचार अक्सर लिखते हैं परिवर्तन की कहानी। इंट्रोडक्शन सर। अच्छा, चिंतन एक तरह का खेल है, तो यह तब प्रारंभ नहीं होता जब तक ये विरोधी पक्ष ना होता। अच्छा, इसका तुमने क्या लिखा है कोड? क्या सर? चिंता नहीं, सोचना एक खेल की तरह है, ये तब तक शुरू नहीं होता जब तक कि सामने कोई टीम ना हो। हाँ, मतलब एक ही बात है ये। हाँ, बताओ तो क्या क्या तुमने इसमें कहा, क्या सोचा हो इंट्रोडक्शन पार्ट में? इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने सर एक पोएम से लिखा है, हमें तो करनी है विचारों की खेती, क्योंकि बंदूकें तो कभी कभार लिखती हैं, विचार अक्सर लिखते हैं परिवर्तन की कहानी। अच्छा, तो ये कैसे कोरिलेट हुआ, ये बताओ इससे। ये इस तरह हुआ सर, मतलब थिंकिंग प्रोसेस हमेशा चेंज लेके आती है। सोचना एक खेल की तरह है, तब तक शुरू नहीं होता जब तक कोई टीम सामने नहीं होती। मतलब पूरा कोट नहीं, पूरा रिलेट नहीं हुआ सर, बट थिंकिंग से रिलेट कर रहा था कहीं ना कहीं। हमेशा याद रखना, देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, कोट भी आप डालते हो तो पूरा एकदम ज़्यादा ही उसके पास में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ कोट लिख रहे हो आप, तो ये चीज़ याद रखना। बहुत इफेक्टिव नंबर तभी मिल पाते हैं जब आप जितना इफेक्टिव लिखोगे। ठीक है, चलो आगे बताओ और आगे क्या क्या सोचा। आगे इससे ये लिख रखा है कि उपयुक्त पंक्तियों से हम चिंतन पर बल देते हुए बताना चाहते हैं कि किस प्रकार समाज में क्रांति लाने के लिए चिंतन आवश्यक है। किंतु चिंतन तभी संभव है जब उसके सामने कोई विपक्ष का मुद्दा हो। जैसे उदाहरण के माध्यम से, किसी कक्षा में केवल एक छात्र है तो वह अपनी परीक्षा में 100% नहीं देगा, क्योंकि उसे पहले ही पता है कि वह जीतेगा। उसी तरह अगर उसके सामने मतलब उसके कॉम्पिटिटर है, प्रतिस्पर्धी है, विरोधी पक्ष है, तो वो अपना 100% देगा, जिसके कारण फिर मतलब वो और अच्छा सर्वश्रेष्ठ अपना परिणाम दे पाएगा। ठीक उसी तरह किसी भी कार्य को करने के लिए उसके सामने उसका प्रतिस्पर्धी या विरोधी पक्ष का होना जरूरी है। उसी प्रकार चिंतन के लिए भी कोई ना कोई विरोधी पक्ष आवश्यक है, तभी उसकी कोई प्रतिक्रिया होगी। जैसे न्यूटन का इसमें वो है, न्यूटन का फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, यानी हर एक क्रिया की थोड़ा स्लो बोलो, अच्छे से। ठीक है, वैसे थोड़ा स्लो। तो इसको अब सही आई है। इसको नेटवर्क इशू लग रहा है। उसी प्रकार चिंतन के लिए कोई विरोधी पक्ष आवश्यक है, तभी उसकी कोई प्रतिक्रिया होगी। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। किसी न किसी क्रिया की कोई ना कोई विपरीत और समांतर अभिक्रिया होती है। उदाहरणों के माध्यम से हम इस कथन को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे प्राचीन भारतीय धर्म, जब सभी विचार एक थे, चाहे वो राजा हो, रानी हो, आमजनता हो, अच्छी बुरी सभी बातों को स्वीकार करते थे, उनमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं था। लेकिन जैसे जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसे विचार उठने लगे, विरोधी विचार तुम्हारी आवाज अटक रही है। स्पीड मेंटेन करो, सही आवाज, नेटवर्क इशू नहीं है सर, स्पीड मेंटेन करो। तो स्पीड करने से आवाज कैसे वो होगी? उससे वो आ रही है ना वॉल्यूम। पहले तो मैक मुझे ये बताओ, तुमने कहाँ से तैयार किया था ये से? ये मैंने सर दृष्टि की बुक से भी किया था, वो क्या नाम है, धर्मेंद्र जाखड़ के नोट से भी किया था, खुद का भी दिमाग लगाया था। अच्छा, ठीक है, तो फिर आराम आराम से बताते जाओ। 3-4 रिसोर्सेज है सर। ठीक है, बताओ। प्राचीन भारतीय धर्म, अभी सही आ रही है सर? हाँ, बोलो। जब प्राचीन भारत में जब धर्म जैसा विचार नहीं था, जब सभी लोग, चाहे वो राजा हो, रानी हो या आम जनता हो, सबके एक विचार थे, उसमें किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं था। लेकिन जैसे जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे विचार सामने आने लगे, उसमें पुरानी जो प्रथाएं थी, परंपराएं थी, वो चली आ रही थी, उन पर प्रश्न उठने लग गया। तो इस प्रकार से उसने मतलब परिणाम कहीं ना कहीं वो आगे परिणाम आए, उनका कारण है प्रकार चिंतन अपरिहार्य हो गया। फिर नेक्स्ट भारतीय नागरिकता काल का उपभोगी किसी भी चिंतन से बना। ईसाई मिशनरियों ने भारतीय रीति रिवाज व संस्कृति पर कड़ा प्रहार कर धर्म परिवर्तन की तो राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों ने चिंतन को आगे बढ़ाया। वर्तमान में विचार कर रहे, तुम्हारी आवाज गड़बड़ है, तुम नेटवर्क कुछ सही करवाओ वहाँ पे। कुछ ना कुछ इशू है तुम्हारी तरफ से, डेली यही दिक्कत आ रही है।
चलो जब तुम कुछ व्यवस्था करो। चलो ठीक है, नूरी तुम बताओ, नूरी क्या तैयार किया तुमने इसके बारे में? अभी तैयारी है सर, मैंने इंटरनेट तुम्हारी दिक्कत है कुछ ना कुछ। अभी सर खुद का नेटवर्क यूज कर रही हूँ मैं। हाँ अभी बताओ वाईफाई बताओ। बंद करती हूँ। हाँ बताओ बताओ, आप बोलो। अब सही है? हाँ अभी आ रही, सही बोलो। बट मैं बताऊंगी पूरा। बोलो बोलो मैक बोलो। वर्तमान में विभिन्न राजनीतिक विचारधारा विद्यमान है, जैसे लोकतंत्र हो गया, समाजवाद हो गया इत्यादि। लेकिन इनकी उपज राजशाही से हुई है। जैसे जिस प्रकार से राजतंत्र कठोर व्यवहार अपनाने लग गया, लोगों में चिंतन की भावनाएं बढ़ गई, जिसके कारण इन विचारधाराओं का उदय हुआ। इसी तरह इसी का एक पहलू अर्थव्यवस्था से भी जुड़ता है। भारत के वर्तमान बेरोजगारी स्तर व भुगतान संतुलन की बिगड़ती हालत ने हमें आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जैसे नवाचारी चिंतनों की ओर अग्रसर किया। हरित क्रांति का विचार भी भारत की खाद्य सुरक्षा। तैयारी है आवाज? हाँ बोलो बोलो। तैयारी है क्या सर आवाज? हाँ आ रही है, सही बोलो। हरित क्रांति का विचार भारत की खाद्य सुरक्षा रूपी विरोधी परिस्थितियों के कारण ही सफल हो पाया। कोविड-19 के कारण स्वच्छता पर अधिक बल दिया गया, किंतु हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक उसी तरह चिंतन के भी दो पक्ष हैं। इसका परिणाम सकारात्मक रूप में हमारे सामने आए, जैसे बौद्ध रविन्द्र का विचार, जैसे उदाहरण मेक इन इंडिया प्रोग्राम इत्यादि हमने माध्यम से पढ़ा। लेकिन इसका हमारे सामने एक नकारात्मक, किंतु कई बार रूढ़िवादी विचार इन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो इसका नकारात्मक परिणाम है। जैसे समाज ने हमेशा लड़कियों के लिए हर कदम पर पाबंदियां लगाई, तो जैसे जैसे चलने वाली धारणा के प्रति काम हुआ, वैसे वैसे इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, अन्ना हजारे, किरण बेदी जैसे किरदार हमें मिले। जब चिंतन पर कोई, इसका मैंने सर एंडिंग है, जब चिंतन पर कई जम जाए विप्लव की भावर थम जाए, तो समझो पीढ़ी हार गई, पूर्वा को पछुआ मार गई। हम मानव जीवन एवं समाज के किसी भी ढांचे के सतत विकास के लिए विभिन्न कठिनाइयों समस्याओं को विरोधी पक्ष के रूप में चिन्हित करते हुए अवधारणा को बनाए रखना होगा, तभी क्रांति संभव है। थिंकिंग इज ए प्रोसेस, इट हेल्प्स टू मेक माइंड शार्प एंड रिक्रिएट न्यू। ठीक है, और कुछ? बस ठीक है, चलो नूरी तुम बताओ, तुमने क्या क्या तैयार किया है इसके बारे में बताइए आप। ओके सर। चिंतन एक तरह का खेल है, तब तक या प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो। एक रीडिंग में मैं पहले इंट्रो करूंगी इसका। सोचने को एक खेल के रूप में समझना, जहां विचारों की प्रतिस्पर्धा होती है, इसको एक्सप्लेन करके फिर दूसरी रीडिंग। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब कोई चुनौती या विपरीत विचार सामने आता है। फिर विपरीत विचारों का महत्व क्या है, इसको हेडिंग में करके फिर इसको एक्सप्लेन करूंगी। सोचने की प्रक्रिया में विरोधी विचारों का होना आवश्यक है। यह विरोधी विचार हमें नए दृष्टिकोण और समाधान खोजने में मदद करते हैं। फिर सृजनात्मक और नवाचार हेडिंग करूंगी। पहले सुनो नूरी, हेडिंग नहीं डालना होता है, पर तो हाँ ठीक है, आप उससे लिख के तैयार एक पैराग्राफ तैयार कर सकते, पर हेडिंग नहीं डालना होता है। जी मैं पैराग्राफ करके एक्सप्लेन करती हूँ जी। फिर विरोधाभासी विचारों से नई सृजनात्मकता का जन्म होता है। समस्याओं के समाधान के लिए विविध दृष्टिकोणों का समावेश आवश्यक है। निर्णय लेने की प्रक्रिया, विभिन्न विचारों के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। सही निर्णय लेने के लिए सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। विचारों का आदान प्रदान, संवाद और चर्चा के विचारों का विकास होता है। समूह में सोचने से नए विचारों का जन्म होता है। विकास और सुधार प्रक्रिया में हम सोचने की प्रक्रिया हमें आत्म विश्लेषण और सुधार की दिशा में ले जाती है। गलतियों से सीखना और उन्हें सुधारना आवश्यक है। निष्कर्ष में कहूंगी, सोचने का खेल न केवल ज्ञान बढ़ाता है बल्कि हमें बेहतर निर्णय लेने में भी मदद करता है। यह प्रक्रिया जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या विशेषकर। और फिर सर इसमें सब एक्सप्लेन करके मैं लिखूंगी खुद से जी। और दूसरा भी लिखी हूँ निबंध जो था दूरदर्शी। अभी रुक जाओ, उसके लिए रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ठीक है। और कौन है अभी, कौन ज्वाइन किया था, भाग गए? चलो सना बताओ। सर
मैं दो चीज़ों में कंफ्यूज हूँ सर। एक तो ये वाला कि विरोधी विचारों की राह बनती है सोच की कड़ी, जब विचार टकराते हैं खुलते हैं नए मोड़ की घड़ी। जोर से बोलो, वहाँ तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए। आ रही है मेरी आवाज़? नहीं, स्लो थी। विरोधी विचारों की राह बनती है। सना, ये सोच तू मुझ पे डांट रही है। ठीक है। विरोधी विचारों की राह बनती है सोच की कड़ी, जब विचार टकराते हैं खुलते हैं नए मोड़ की कड़ी। इस चिंतन के खेल में हम बनते हैं और परिपक्व, विपरीतता से ही मिलती है समझ की सच्ची जड़। सर इससे शुरू कर सकते हैं ना? कर सकते तो फिर इसको इससे रिलेट कर देंगे चिंतन का। और ये सर एक मिनट मुझे ये दिखाओ। ये जो चिंतन एक तरह का खेल है, ये है तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो। सर इसको हम स्टोरी से कोरिलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि दो पक्ष को लेंगे, दोनों के विपरीत विचार होंगे। सर कोई भी विचार होगा उसका विपरीत होता है, ऐसा हम मान सकते हैं स्टोरी में। ठीक है। और उस स्टोरी को चिंतन से कोरिलेट करके उसको एक विरोधी पक्ष के साथ एक पॉजिटिव वे में हम ले जा सकते हैं। और मिलत जुलत का एक से चिंतन, यानी जो चिंतन होता है उससे एक सकारात्मक चीज़ निकल सकती है। जैसे कि कोई भी हम विचार ला रहे कुछ भी, जैसे सर एग्जाम्पल क्या। और सर एक दूसरा इसका जो इंट्रो है हम ऐसे भी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि पहले हम चिंतन को समझेंगे। चिंतन क्या है? एक गहन विचार है। चिंतन क्या है? मनन है। और ध्यान पूर्वक सोचना है। समस्या पर ध्यान पूर्वक सोचने का, कोई भी प्रॉब्लम है उसके दो पक्ष होंगे तभी तो वो समस्या है ना। अगर कोई एक पक्ष होगा तो समस्या ही नहीं, वो तो सीधी सी बात है। तो समस्या पर ध्यान पूर्वक सोचने का विषय। और ये जो चिंतन है ये शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने भी आत्मिक का वो दिया था कि आत्मनन करना चाहिए। तो इसकी शुरुआत हम इससे भी कर सकते हैं। और इसके विरोधी पक्ष को क्रिएट करके उससे कोरिलेट कर सकते हैं। सर अभी मैंने लिखा नहीं है पर मैंने ऐसे काम किया था। सर चिंतन एक खेल है, इसको हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं कि तात्पर्य ये है कि विचारों का विरोध होना आवश्यक है। इसमें टीचर और प्रोफेसर का ले सकते हैं कि जब एक टीचर वो टीचर छात्र को समझाता है तो छात्र और टीचर के बीच में एक विरोध होता है। टीचर अपनी जो पढ़ा हुआ है उसकी जगह पे, वो टीचर का स्टैंड वहाँ है, बच्चे का यहाँ पे नीचे स्तर पे है, तो उन दोनों के विचारों में विरोध होता है। बच्चे के मानसिक जो वो मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग होती है, चीज़ों को सीखता है, नई नई चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, उससे भी शुरू कर सकते हैं इनको हम। और ये जो चिंतन है ये संवादात्मक है, मतलब ये जब शुरू होता है जब हमारा सामना किसी अन्य विचारों से होता है, मतलब और कोई विचार हमारे दिमाग में आ रहा है, अन्य विचार में कोई भी विचार हो सकता है तो उसको संवादात्मक कहते हैं। तो चिंतन एक संवादात्मक प्रकार भी है। मैंने सर्च किया था और ये लिखा था कि जब हम कहते हैं कि चिंतन तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो, तो इसका तात्पर्य यह है कि चिंतन एक संवादात्मक प्रक्रिया है। यह केवल तभी शुरू होता है जब व्यक्ति अपने विचारों, धारणाओं का सामना किसी अन्य व्यक्ति के विचार, विश्वास या दृष्टिकोण से करता है। यह विरोधी पक्ष किसी अन्य व्यक्ति का विचार हो सकता है या फिर समाज के नियम या सांस्कृतिक धारणाएं या व्यक्तिगत अनुभव हो सकते हैं। बस सर बस मैंने इंट्रो पर ही सर्च किया था। इतना यही काम करे पूरे दिन भर में। ए बता रहे क्या लेके बैठे थे? लेकिन सर आप ये बताओ इनमें से इंट्रो कौन सा ठीक है, वो कोर्ट वाला लिख के शुरू करो। ये दार्शनिक था सर, हीगल ने कहा था किसी मतलब विचारधारा के लिए वाद प्रतिवाद संवाद की आवश्यकता होती है। मतलब जब वाद होगा तो उसके पक्ष में प्रतिवाद होगा, प्रतिवाद से एक संवाद उत्पन्न होगा, तो संवाद के भिन्न प्रतिवाद उत्पन्न होंगे। जो सत्य की खोज है, सत्य की खोज में वाद और प्रतिवाद का होना अत्यंत आवश्यक है। तो मैं यहाँ से हीगल वाले से शुरू करूँगा। मतलब चिंतन का जो आधार होता है वो वाद और प्रतिवाद के माध्यम से होता है। तो इसका भिन्न जो मार्क्स आता है, कार्ल मार्क्स, उसने कहा था जो चिंतन जो उत्पन्न होता है परिस्थितियों का जो जन्य होते हैं, परिस्थितियों इसके लिए उत्तरदायी होती है।
उस आधार पे जैसे जिसका परिवेश होगा उसी आधार पे उसका चिंतन होगा। अब मेरा इसका क्वेश्चन जाएगा जैसे कि उनके अमेरिका के जो थॉट प्रोसेस है उसमें क्या कमियां हैं, भारत का जो थॉट प्रोसेस है इसमें क्या कमियां हैं, मैं ऐसी दिशा में जाऊँ। आप क्या कह रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? बस हो गया। हाँ तो अभी तो नहीं सोच पाए इतने देर में। अच्छा तो क्या पढ़ के तो कौन आएगा सर? हाँ तो ये अभी जो सर सुनो, कल जो रेगिस्तान वाला था ना, जंगल के बाद सभ्यता आती है, उसके बाद रेगिस्तान, तो कार्ल मार्क्स का जो मैं बता रही थी ना, वाद प्रतिवाद संवाद, इसमें ही बता रही थी सर। ये वहाँ भी हिट कर सकता है। और क्या कुछ बोलेगा किसी को? और कोई पॉइंट आ रहा है? महक, नूरी, क्या सो गए तुम लोग? नहीं सर। चलो ठीक है, सुनो। पहली बात तो तुम लोग, मैं कितनी बार बोला हूँ टॉपिक को अच्छे से समझो, और मैं कितनी बार बोला हूँ तोड़ के समझो पहले, ठीक है? देखो, चिंतन एक तरह का खेल है, यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक ये विरोधी पक्ष ना हो। अब यहाँ पे पहली बात आएगी यस या नो, तो आपका आर्गूमेंट दोनों में रहेगा सर। 75% आपका जाएगा यस में, ठीक है? 75% जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है चिंतन के लिए, कोई ज़रूरी नहीं कि विरोधी पक्ष हो तभी चिंतन होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब जैसे मान लो कि न्यूटन था, उसको सेब गिरा तो कोई दूसरा पक्ष क्या था वहाँ पे? सेब क्यों गिरा? ग्रेविटेशनल। अरे बात ये नहीं है, चिंतन का एक खेल है, एक प्रारंभ तभी तो विरोधी पक्ष हो। विरोधी पक्ष क्या था उसका? क्यों ऊपर क्यों नहीं चला गया, नीचे ही क्यों गिरा? अरे वो तो सोचा उसने, क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था। चिंतन का मतलब जैसे अब ध्यान समझो तुम लोग, ये नहीं समझते। अब देखो, ये पहली बात तो ये हो गई, मैं फिर बता रहा हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी से ही नंबर मिलता है। यस नो, आप कितना उसका पॉजिटिव लिखोगे कितना नेगेटिव लिखोगे, वो वाली मेन इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, ये तो हो गया कि अपने को किस तरीके से लिखना है, क्या है। अब अगला देखो, चिंतन एक तरीका का खेल है, ठीक है? अब यहीं रुक जाओ। अब देखो, खेल है तो सबसे पहले इस वर्ड को समझो अपन। देखो, चिंतन अपन जानते हैं और एक खेल जानते हैं, तो चिंतन को उससे पहले खेल को समझो। खेल कोई सा भी ले लो, आप क्रिकेट ले लो, ठीक है? कोई सा भी गेम ले लो, सब बाइक सी बात है, एक टीम ए रहेगी तो दूसरी विपक्षी टीम बी रहेगी। जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, तभी क्रिकेट में मैच संभव हो पाएगा जब 2 टीमें रहेगी, ठीक है? ध्यान से समझना इस बात को। तो कोई भी एक चिंतन है, ठीक है? तो चिंतन भी एक तरीका खेल होता है। चिंतन के पक्ष में कुछ चीज़ रहेगी, एक कोई विपक्ष में चीज़ रहेगी। अब इसका एग्जाम्पल आप उठाओ हिस्ट्री से, तो सबसे पहले हिस्ट्री से अगर उठाओगे तो एंशिएंट काल में सती प्रथा थी। मान लो एंशिएंट मिडिवल काल में सती प्रथा थी। अब सती प्रथा को कुछ लोग जो सती प्रथा को मानने वाले थे, ध्यान से समझना इस बात को। दूसरे वो लोग थे जो सती प्रथा को खराब मानते थे, जैसे राजा रामन राय हो गए, ठीक है? तो अब देखो, एक चिंतन हुआ, क्यों हुआ? पहले एक सती प्रथा थी, लोग जब तक इसको मान रहे थे तब तक चिंतन नहीं हो रहा था। चिंतन कब हुआ? जब इसका विरोध होने लगा कि सती प्रथा गलत चीज़ है, तो फिर इससे विरोध हुआ, विचार विमर्श हुए। राजा रामन राय ने फिर सती प्रथा को उन्मूलन के लिए कानून बनाया उस टाइम, ठीक है? अब ये चीज़ ध्यान से समझो। अब ये चीज़ जब भी शुरू हुई है, जब इसका विरोधी पक्ष आया, तब उस पर डिबेट डिस्कशन हुआ, थिंकिंग पावर हुई और एक नया रास्ता निकल के आया। समझ में आया? तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि जब तक, जैसे गेम है, जैसे मान लो इंडिया की क्रिकेट की टीम है, आज सामने कोई टीम ही नहीं है तो क्या ही खेलोगे तुम गेम, ठीक है? परंतु जब तक वो अस्तित्व तो है उस चीज़ का, परंतु विरोधी जब टीम आ जाएगी तब गेम होगा, गेम आएगा तो उसका कुछ रिजल्ट आएगा, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना। तो ऐसे करके आपको एंशिएंट मिडिवल सबसे एग्जाम्पल आपको उठाने हैं। अब इसमें आप अशोका का एग्जाम्पल भी दे सकते हो। अशोक युद्ध कर रहा था आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है? आराम से युद्ध कर रहा था, वो सब कुछ था। अचानक से उसका हृदय परिवर्तन होता है, जो कलिंग युद्ध था उसमें। उसके बाद में उसको चिंतन आता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, कितना गलत कर रहा हूँ, क्या है, सारी चीज़ें वहीं से शुरू होती है। तो फिर उसके बाद में वो धर्म का मार्ग अपनाता है। महात्मा बुद्ध का सोचो, जब वो स्टार्टिंग में था तो जब उसको भाई राजपाट में आराम से खूब सुख सुविधाएं मिल रही थी, एक बार वो बाहर घूमने जाता है, उसके मन में विचार आते हैं कि ऐसे एक सुख सुविधा से युक्त जीवन भी है और एक ऐसा भी जीवन है तो मरण भी है। तो चिंतन आया ना, जब चिंतन आया तो स्वाभाविक सी बात है, दूसरा जब उसको विरोधी पक्ष आया तभी चिंतन आया ना। महात्मा बुद्ध को कैसे वो मिला मोक्ष? भाई स्वाभाविक सी बात है, जब तक वो सामान्य जीवन जी रहा था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी ना। जब वो बाहर निकला, भाई ऐसे वृद्ध भी व्यक्ति होता है, बीमारियां भी होती है, साधु को देखा उसने तो साधु खुश है, तो उसके माइंड में चिंतन हुआ ना। जब चिंतन हुआ तो स्वाभाविक सी बात है चीज़ें फिर वो मोक्ष की तरफ गए।
ऐसे करके एग्जाम्पल जो मैं तुमने देखा तुम्हारे किसी में नहीं है ये चीज़ें, तुम लोग क्या ही पढ़ रहे हो फिर। ठीक है, उसके बाद में अब देखो सबसे मेन चीज़ मैं फिर बारह बता रहा हूँ, ये चीज़ यही हिंट है, खेल, यहाँ खेल से समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी गेम ऐसा नहीं होता है कि कोई व्यक्ति अकेला खेल ले, परंतु जैसे आजकल कुछ गेम होते हैं, पर फिर भी जैसे मान लो कि अगर आप इंटरनेट पे गेम खेलो तो उसमें भी चाहे मशीन है जो सामने रहेगी तभी आप खेल पाओगे। अब ये बात आ गई, यह तब तक प्रारंभ नहीं होता है जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो। अब इसमें कुछ आर्गूमेंट आपको देना है कि हाँ कि भाई जब विरोधी पक्ष होता है तभी चालू होता है। कुछ चिंतन ऐसे भी होते हैं जो जहाँ पे ज़रूरी नहीं होता कि विरोधी पक्ष होगा तभी चालू होगा। तो ये चीज़ यार 75% 50% अब तुम लोग बताओ और एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया, ठीक है। अब इसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर का भी एग्जाम्पल डाल सकते हो, ज्योतिबा फुले का एग्जाम्पल भी डाल सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल, मदर टेरेसा का एग्जाम्पल आप डाल सकते हो। और बताओ, और तुम लोग सोचो कि और कौन से आएंगे। क्या मतलब कैसे? सर जब उनको वहाँ जो साउथ अफ्रीका में गए थे, वो अफ्रीका में गए थे, वहाँ पे जब उनको फेंका गया था तो तब उन्होंने चिंतन किया कि यहाँ कैसे लोगों के साथ आज जब उनको मतलब रेल से कुदा देते हैं, मतलब फिर वहाँ जहाँ देखते हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, किसान की नहीं आ रही सर, वो क्या बता रही है, जोर से बोलो। सर बता रहे, एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो सुनो, जब महात्मा गांधी जब वो ट्रेन से जाते हैं अफ्रीका तो वहाँ पे उनको फिर फेंक दिया जाता है, पीटर्सबर्ग जो भी होता है वहाँ पे, हाँ ठीक है। उसके बाद में उनको लगता है कि अच्छा ऐसा भी भेदभाव है, फिर उन्होंने स्टडी किया। फिर उसके बाद में जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं पास रखना पड़ता है, गोरे काले के लिए अलग सड़कें बनी हुई है, शाम के वक्त आप जा नहीं सकते हो, इस तरीके का जब स्वाभाविक सी बात है, फिर क्या हुआ, चिंतन हुआ ना। तो अफ्रीका के प्रति एक विरोधी पक्ष आया गांधी जी के रूप में। हाँ, कि मतलब पहले वो अंग्रेजों को ऐसा नहीं मान रहे थे, वो सोच रहे थे कि अच्छे व्यक्ति हैं, पर जब वो अपोजिटिव दिखे तो तब उन्होंने एक नया चिंतन शुरू किया, सत्य अहिंसा का वहाँ से कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि जब सामने कोई चीज़ रहेगी तभी वो एग्जाम्पल होगा। ठीक है, और बताओ और कोई एग्जाम्पल। एपीजे अब्दुल कलाम कैसे, मतलब एपीजे कैसे बताओ ना, वो नाम लेने से चलिए काम चलेगा। सर जब उन्होंने उस पर रिसर्च किया, काफ़ी वो किया सर, लेकिन उनको पता था कि हमारे देश की प्रायोरिटी डिफेंस में है, तो उन्होंने मिसाइल का आविष्कार किया। तो सर चिंतन किया, और देशों के जो विकसित देश थे वो नहीं चाह रहे थे कि भारत में वो आए, तरक्की आए। तो सर उन्होंने चिंतन किया और उनके विरोध में एक एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के रूप में पूरे जो सर अमेरिका की क्रांति हुई थी सर, इससे रिलेट कर सकते हैं, जैसे प्रतिनिधि तो नहीं तो काम नहीं, जैसा कि उन लोगों को ना ये चीज़ें आभास हुई है कि जो सरकारें मुझ पे कर लगा रही हैं, तो कर लगाने वाली संस्थाओं में तो हमारा प्रतिनिधित्व है ही नहीं, तो इसके विरोध में उन्होंने विरोध किया। फिर अमेरिका की जो क्रांति है और लोकतांत्रिक मूल्यों का आविष्कार को बढ़ावा मिला, मतलब एक तरह का खेल ही हुआ ना। कि पहली नंबर तो वो लोग अपने जो विपक्ष में चीज़ें हो रही हैं उनका मूल्यांकन किया, फिर उन्होंने क्रांति कर दी। उनकी बात भी जायज़ थी कि मतलब कि आप हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हो, जिन संस्थाओं के माध्यम से टैक्स लगा रहा है उसमें तो मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, तो तो इसीलिए अमेरिकी क्रांति समझ लग रहा है। और हीगल वाला तो लगी है। और अम्बेडकर कैसे, भीमराव अम्बेडकर सर, जो व्यवस्था चली आ रही थी उसके विरोध के पक्ष में एक चिंतन अम्बेडकर चिंतन के रूप में अम्बेडकर जी उभरे, और जो इनका शोषण हो रहा था लोगों का, उनको एक वो दिया, प्लेटफॉर्म दिया संविधान के जरिए, तो उनके चिंतन एक उसके रूप में आया। ठीक है, पर अच्छा है, पर उसको कोरिलेट अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो करो ना भाई, एग्जाम में लिखोगे कैसे तुम लोग। मैं कर नूरी, तुम बताओ, तुम लोग भी तो कुछ पॉइंट बताओ। सर सना को बोलो, हंसेगी नहीं, वो बता तो दूंगी। हरियाणा का होगा पक्का, चलो कोई नहीं, बता। अरे बताओ तुम, कोई दिक्कत नहीं है, बात बताने से वो है। वो क्या हुआ था ना सर, जब इसका गीता फोगाट का जन्म हुआ था ना सर, तो इसका पापा ना काफी परेशान हो गया था, मतलब कि उसको लड़का चाहिए था, क्योंकि उसका सपना था देश के लिए गोल्ड लाना। तो वो मतलब लड़की हुई तो वो काफी परेशान हो गया था। तो एक टाइम पे क्या हुआ, जब वो 7th 8th क्लास में थी ना, उन्होंने 2 लड़कों को पीट दिया। तो वो कंप्लेन लेके उनके घर पे आए वो लड़के वाले। फिर उसके पापा बोलता है क्या हुआ, कि बोला तुम्हारी लड़कियों ने इसका ये हाल किया है।
तब वहां से उसने सोचना स्टार्ट किया। तब उसने ये स्टेटमेंट पास की कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, लड़का लाए या फिर लड़की। तो फिर वहां से उसने वो स्टार्ट किया। ठीक है, अच्छा पॉइंट है ये। और कोई पॉइंट? और सोच के बताती फिर। नूरी सर अभी सोच रही हूँ। सोच रहे? तुमने ये बताओ, पहले पढ़े थे दृष्टि का ऐसे, ये जन्म जाखड़ ऐसे पढ़ा था तुमने? सर नहीं, ठीक से नहीं। क्यों, क्या कर रहे थे दिन भर आप? ये दृष्टि का पढ़ा था सर, मैंने पढ़ा था, पर ना इसमें ना वो बात नहीं है सर जो हम लोग खुद सोच के लिखते हैं। खुद तो वही तो मैं तुम्हें पहले कल ही में तुम्हें बोला था ये बात कि वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, बहुत सारे तो गलत आंसर लिखे हैं वो दृष्टि। हाँ सर, बहुत ज्यादा तो सोचते हैं ना सर, उसमें दिमाग तो लगता है, और उसमें तो ऐसा लगता है सच में सब दृष्टि कैसे पढ़ने के बाद बिल्कुल फील नहीं हुआ कि कुछ है इसमें, फिर तब हम खुद ही सोच के लिखते हैं। हरियाणा का एग्जाम्पल नहीं दो। चलो ठीक है, छोड़ो। अब मैं तुम्हें एक चीज़ देता हूँ, ध्यान से सुनना। अब मैं कुछ एग्जांपल बताते जाता हूँ, लिखते जाना जो भी है। देखो, जितेंद्र सोनी है, अभी एक जयपुर के कलेक्टर है वो, ठीक है। जब वो झालोर में कलेक्टर थे तो उसने देखा ये छोटा बच्चा था, तो विदाउट मतलब गरीबी है इंडिया में, हकीकत बात ये है कि तो वो क्या था कि स्कूल जा रहा था विदाउट चप्पल पहने हुए। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, गर्मी हो सर्दी हो, विदाउट चप्पल पहने जाएगा तो बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो उसका वो करुणा भाव था उसके अंदर, तो उसने उस बच्चे को चप्पल खरीद के दिलवाई। तो जब उसने देखा, पूछा, तो पता लगा कि सभी का ऐसा हाल है। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, कलेक्टर की सीमा होती है। अब देखो उसके अंदर चिंतन प्रारंभ हुआ, अब उसने फिर मदद करने का सोचा, ठीक है। अब सोचो जब तक उस बच्चे को नहीं देखा था वो, तब तक ऐसा कोई विचार आया नहीं था उसके बारे में। तो फिर उसने भामाओ साहब का सहयोग लिया। भामाओ साहब का मतलब ये होता है कि जो मतलब दान वान देते हैं लोग, समाज के जो लोग हैं उनसे दान वान लिया, और लगभग उन्होंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को चप्पल वप्पल जूतों ये पहनाए। तो इसीलिए आजकल उसको मतलब अभी जो दूसरा सेकंड नाम से पहचाना जाता है, उनको कलेक्टर अंकल के नाम से पहचाना जाता है। तो देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, जब उस व्यक्ति को देखा उसने तो उसके अंदर करुणा भाव आया, और उसके कारण चिंतन प्रारंभ हुआ। तो फिर उसने सोचा कि मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, तो उसने वो सब प्रयास किए। तो ये तो हो गया ब्यूरोक्रेट के एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरी बात, अब देखो डेमोक्रेसी की बात करते हैं। जब भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे, ठीक है, तो जब भारत मान लो कि आज़ाद होने वाला था, तो स्वाभाविक सी बात है उस टाइम भारत के पास बहुत सारे मौका थे। भारत चाहता था कुछ भी और कुछ भी अपना सकता था, प्रेसिडेंशियल फॉर्म अपना सकता था, कुछ भी अपना सकता था, तानाशाही भी बन सकता था, कुछ भी हो सकता था। जैसे पाकिस्तान में देखो ना, सैन्य तानाशाह हो गया। तो उस टाइम के जो संविधान के जो निर्माता थे, जो संविधान असेंबली में जो बैठे हुए लोग थे, तो उन्होंने चिंतन किया कि भाई स्वाभाविक सी बात है हमें क्या चाहिए। तो उन्होंने फिर स्वाभाविक सी बात है, जब भारत को लोकतांत्रिक राज्य बनाया गया तो उन्होंने पहले कंपेयर किया सामने वाले, भाई राजशाही शासन की क्या कमियां हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट लोकतंत्र अपने कॉपी पेस्ट मार लिया, ऐसा नहीं है। कितने सारे देशों का अपने वो पढ़ा है, संविधान पढ़ा, उसके बाद में ये भारत ने अपनाया। तो ये एक वहाँ सीधा सा पॉलिटिकल एग्जाम्पल आप वो लिख सकते हो, ठीक है। अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला चल रहा है, तो इस पर थिंकिंग चल रहा है ना, कमेटी बनी है, तब जाके उसके भाई क्या इसके प्रो है, क्या इसके कॉन्स है, तब जाके वो चीज़ एक निकल के आई है ना कि हाँ 1 नेशन 1 इलेक्शन फ़ायदा है, ठीक है। ऐसे करके जीएसटी का आप डाल सकते हो इकोनॉमी में, ठीक है। एलपीजी रिफॉर्म का आप डाल सकते हो कि एलपीजी रिफॉर्म से जब मनमोहन सिंह और नरसिंह राव सरकार थी, उसने सोचा कि अच्छा इसके क्या फ़ायदे होंगे। जब भारत उस टाइम आर्थिक मंदी का शिकार हो रहा था, भारत के पास बीओपी बहुत नेगेटिव जा रहा था, तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे करके सेक्टर में डालना पड़ेगा। दूसरी बात, अब आओ वुमेंस के बारे में, ठीक है। अब सोसाइटी, देख मैंने क्या बोला था कि जैसे आप हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी तो डालना ही, फिर उसके बाद में सेक्शन वाइज भी जाना है। अब आप जाओ वुमेंस को लेके, ठीक है। अब सोचो कि जैसे 3 तलाक वाला कानून है, 3 तलाक वाला कानून जैसे वो थी, क्या नाम था उसका, शाहबानो। अगर वो सोचो वो नहीं अगर उठाती तो ये कभी समाज इसको सोच पाता कि अच्छा 3 तलाक जैसी भी कुप्रथा है समाज में, उसको कितने महिलाओं को शोषण हो रहा है। जब वो सामने लाई तो दूसरा पक्ष भी आया कि अरे हाँ ये नेगेटिव पक्ष है, इससे कमी वो दूर होनी चाहिए कमी। दहेज प्रथा जैसी सिस्टम हो गया। जब तक समाज में वो चीज़ प्रिवेल नहीं हुई तब तक ये दिक्कतें थी, और जब जैसे प्रिवेल हुई तो विचार हुआ तो उसके समाधान को लेकर सारी चीज़ें हुई, चिंतन हुआ, उसमें मनन हुआ, सारी चीज़ें हुई, ठीक है। स्वच्छता भारत कैंपेन को आप इससे जोड़ सकते हो, ठीक है सर। हर घर शौचालय, हर घर जल को भी, हाँ, तो उसको जो एक पेड़ माँ के नाम उस पर जोड़ सकते हो कि कैसे मतलब उसको लोगों के एटीट्यूड से जोड़ा जा रहा है, उसको एक इमोशनल इंटेलिजेंस का उसका यूज़ किया जा रहा है उसमें, ठीक है। उसके अलावा देखो
साइंस के सेक्टर में आप जयपुर फूड का विकास हुआ, उससे आप जोड़ सकते हो, ठीक है। दवाइयों का जो विकास होता है, चिंतन तभी तो, जैसे कोरोना का जोड़ लो आप, सबसे बेस्ट एग्जांपल। एक एग्जांपल वो भी आ सकता है जो जेनरिक और एथिकल मेडिसिन का है, चिंतन किया गया और भारत में जो मेडिसिन है, हाँ, जेनेरिक दवाई का विकास हुआ, ठीक है। अरे सबसे बेस्ट कोविड-19 का एग्जाम्पल लो ना। कोविड-19 सोचो, जब तक कोविड-19 नहीं था, कोविड-19 आया, उससे समस्या उत्पन्न हुई, तो स्वाभाविक सी बात है विरोधी पक्ष आया, तब उससे समाधान के लिए क्या हुआ, चिंतन हुआ, मनन हुआ, रिसर्च हुआ, तब जाके नया कोई वैक्सीन बन के आया, दवाई बन के आई, ठीक है। तो ऐसे आप उससे जोड़ सकते हैं इसको। और सोचो और क्या एग्जाम्पल आ सकते हैं, ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल आ जाएंगे। वही बना सोचना पड़ेगा ना, तुम लोग बस ऐसे काम नहीं होगा, कुछ काम करके आइए। चलो ठीक है, सेकेंड टॉपिक। हाँ, दूसरी बात, चलो रुको, अभी एक चीज़ और। अब इसमें कुछ पक्ष आपको ऐसा ही रखना पड़ेगा कि जो मतलब जिसमें कोई विरोधी पक्ष नहीं होता। अब विरोधी पक्ष जैसे बच्चा है, ठीक है, बच्चा बचपन में ज़्यादा उतना जैसे जैसे सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है उसकी, अब उसके माइंड में कोई विचार आ रहा है तो उसको जरूरी नहीं विरोधी पक्ष होगा तभी आएगा, उसका स्वतंत्र मन में कोई भी विचार आ सकता है। अब परंतु याद रखना कि बाद में वो चीज़ जरूर, उसका कोई ना कोई अपोजिटिव पक्ष जरूर होगा। तो आपको इस तरीके से कंक्लूड करना है कि हाँ, ये बात सही है कि चिंतन एक तरीका खेल है, तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक विरोधी पक्ष ना हो। परंतु कहीं कहीं कुछ स्थितियों में ऐसा हो सकता है कि प्रारंभिक तौर पे अपने को लगे कि वो विरोधी पक्ष ना हो, परंतु बाद में आगे जाके जब उस पर रिसर्च और गहन होगा तो उसका विरोधी पक्ष जरूर मिलेगा। फिर आप उसमें न्यूटन का नाम डाल सकते हो, एवरी एक्शन इज रिएक्शन, ऐसे करके। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि चिंतन जब तक प्रारंभ होगा ही नहीं, जब तक उसके विरोधी पक्ष नहीं होगा। तो कंक्लूड आपको उस वे से करना है। चलो ठीक है, सेकंड वाला बताओ, मैं सेकंड वाले के बारे में। दूरदर्शी निर्णय लेना अंतर्ज्ञान और तर्क के मिलन बिंदु पर होता है। तो सर, मैंने स्टार्टिंग इसकी ऐसे की है कि सर्वप्रथम तर्क व अंतर्ज्ञान में अंतर व उसका अर्थ जानना होगा। जहाँ अंतर्ज्ञान एक धारणा है, वही तर्क एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। अंतर्ज्ञान को परिभाषित करना संभव नहीं है, वही तर्क स्पष्ट होता है। ठीक है। उदाहरण, किसी कार्य को करने का मन बनाना अंतर्ज्ञान है, लेकिन वह कार्य किस प्रकार किया जाएगा इसे तर्क की आवश्यकता होती है। फिर सर, मैंने एक कोट लिखा है, सेल्फ इंटरसेक्शन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच हेल्प टू मेक वेल डिसीजन एंड लाइफ इजी। फिर लाके कहाँ से हो तुम इंग्लिश में कोट? सर, ये जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाला एक चैप्टर आता था 12th क्लास में, तो ये पोएम पढ़ी थी मैंने, वो याद थी, तो वहाँ से ऐड किया। ठीक। मेन बॉडी इसकी मैं ऐसे स्टार्ट करूंगी सर। यदि हम इतिहास के पन्नों को उल्टे तो हमें ऐसे कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जिसमें महान व्यक्तियों के जीवन में उनके द्वारा लिए गए उनके दूरदर्शी निर्णयों के परिणाम ने ही उन्हें विश्व में महान लोगों की श्रृंखला में शामिल करवाया है। ठीक है। बात चाहे लिंकन की हो, नेल्सन मंडेला की हो, या फिर भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हो, इन सभी ने अपने विवेक, अंतर्ज्ञान, अनुभव, तर्कों, परिस्थितियों को समझकर अनेक दूरदर्शी निर्णय लिए जिनके परिणाम से समानता, बंधुत्व एवं भाईचारे को महत्व मिला। इनके उदाहरण निम्नलिखित हैं। महात्मा गांधी द्वारा स्वतंत्रता की दूरदर्शी विचारधारा को अंतर्ज्ञान और तर्क के माध्यम से ही अंजाम तक पहुंचाया गया था। नमक सत्याग्रह जैसा विचार नमक की सर्वसाधारण से जोड़ने की प्रवृत्ति ही तर्क की उच्च कोटि थी। महात्मा गांधी ने सोच लिया था कि भारत को आजाद करवाना है, यानी ये उसका एक अंतर्ज्ञान था कि उन्होंने ठान लिया था कि मुझे भारत वालों को स्वतंत्रता दिलानी है। लेकिन उसकी स्टार्टिंग कैसे की, जैसे नमक सत्याग्रह हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ है, ये छोटे छोटे फैक्ट से उन्होंने हर एक समुदाय को, हर एक कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ा, जो कहीं ना कहीं अंतर्ज्ञान के साथ मिलकर एक व्यापक परिणाम दिया आगे जो भारत स्वतंत्र हुआ। ठीक इसी तरह हम राजा राम मोहन राय द्वारा हमारे ही वेदों पुराणों की किताबों का सहारा लेकर तर्क को द्वारा प्रतिष्ठित किया। जैसे सती प्रथा को जब समाप्त लेके जब राजा राम मोहन राय ने बताया कि हमारे वेद पुराण में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, ये सब झूठे दावे हैं, यानी समाज को ना उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि समाज में हम क्या मानते थे कि समाज के लोग की जो पीछे से चला रहा वही सही है। लेकिन राजा राम मोहन राय ने वेद पुराण आदि के माध्यम से उनका एग्जाम्पल देके बताया कि देखो ऐसा नहीं था, हमारा प्राचीन काल अलग था और अब अलग है, यानी उन्होंने वो तर्क दिया। तो इसके नीचे सर मैंने एक कोट लिखा है कि कानून नहीं बताता कि समाज को किस ओर जाना चाहिए, किंतु समाज बताता है कि वह किस ओर जाएगा। यानी समाज जिस चीज को मानता है ना, उस चीज को अगर हम एग्जाम्पल दे के उसके सामने प्रस्तुत करेंगे तो क्या नाम है वो समझे चीजों को। राजा राम मोहन राय ने यही अपनाया। उनको पता था कि लोगों
की जो धार्मिक भावनाएं है वो वेद पुराण पर टिकी हुई है। अगर मैं वहाँ से डायरेक्ट एग्जाम्पल उठाऊंगा तो लोग मेरी बात को समझेंगे। ठीक इस प्रकार भारत की गुट निरपेक्ष नीति दूरदर्शी निर्णयों में से एक है। भारत का विकास सुरक्षा का अंतर्ज्ञान तर्क के साथ इसी नीति में झलकता है। गुट निरपेक्षता की नीति ने ये प्रूव कर दिया कि उस टाइम पे उन्होंने सोच लिया था कि हम गुट निरपेक्षता की नीति अपनाएंगे, ना तो उसमें शामिल होंगे ना उसमें शामिल होंगे, दोनों की तरफ रहेंगे, तो जो आगे जाके व्यापक परिणाम जिन्होंने हमारे सामने दिए। फिर परमाणु से रिलेट करूंगी। नो फर्स्ट यूज भारत ने पॉलिसी अपना रखी है कि भारत किसी भी देश पर पहले आक्रमण नहीं करेगा। अगर उस पर आक्रमण करता है तब भारत आक्रमण करेगा। यानी इसका मोटिव तो ये है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रसार करना है, जो हमारे DPSP में है आर्टिकल 51A में। इसमें मतलब भारत ने सीधा बोल रखा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रसार करेंगे। लेकिन 51A नहीं है, वो 51 आर्टिकल 51 आर्टिकल है। 51 तो उसमें भारत ने अपनी पॉलिसी, यानी ये पॉलिसी एक तरह के रूप में काम किया, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। पर कभी कभी इसके नकारात्मक परिणाम भी निकलते हैं। जैसे किसी अपराधी को अंतर्ज्ञान हो उसे तर्क के बिना होने से अपराध की ओर अग्रसर करता है। मान लो कोई भी व्यक्ति है, अगर वो अपराध करता है, उसके पास फैक्ट उस टाइम का है, लेकिन वो दूर ही नहीं सोच पाता है कि इसके व्यापक परिणाम मेरे लिए क्या निकलेंगे, मेरे परिवार के लिए क्या निकलेंगे। उस टाइम पे तो मान लो अगर कोई भी चोर है, चोरी करता है, उस टाइम के लिए उसे पैसा वगैरह सब कुछ मिल जाता है, उस टाइम पे तो उसकी कंडीशन फुलफिल हो जाती है। लेकिन आगे की नहीं सोच पाता नहीं कि वो उसके इन फ्यूचर उसको क्या समस्या उठानी पड़ेगी, वो किस ओर में चला जाएगा, आगे कितने बड़े बड़े क्राइम करेगा, तो इसका कहीं ना कहीं एक नकारात्मक परिणाम भी निकलता है। तो इसके लिए सुझाव ये हो गया कि सबसे पहले हमें नैतिक विचारों को अपना आदर्श बनाना चाहिए। महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध इत्यादि को फॉलो करना चाहिए और उन्होंने जो नैतिक विचार हमें दिए उस पर हमें उसके पथ पर चलना चाहिए। अब इसका सर ऐसे ही इसको आगे बढ़ाऊंगी, फिर इसकी एंडिंग ऐसे करूंगी कि किसी भी कार्य में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष तर्क का होता है। हमारे निर्णय तभी भविष्योन्मुखी हो सकते हैं जब हम उसकी प्रासंगिकता, नफा नुकसान सभी हितधारकों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बाद लास्ट में ये लिखूंगी कि सभी व्यक्ति चाहते हैं कि उसका मतलब कोई भी काम हो, उसका जो काम है वो दूरदर्शी हो, उसको उसका लाभ मिले। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि मेरा जो काम कर रहा हूँ उसका इम्पैक्ट कम समय के लिए हो। हर व्यक्ति सोचता है कि मेरा लक्ष्य यही हो। जिस हिसाब से UPSC एस्पिरेंट सोचता है कि मुझे IAS बनना है, वो सोच तो लेता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसको अपने फैक्ट हर एक चीज तैयार करनी पड़ेगी। एक दिन के लिए इंसान मेहनत लेता, 2 दिन के लिए करता है, लेकिन एक लंबा प्रोसेस है तो निरंतर फॉलो करना है ऐसे एंडिंग। ठीक है, नूरी बताओ। सर ये वाला ना मैंने खुद लिखा था, मतलब दृष्टि की बुक पढ़ी मैंने सर, पर ये कुछ खास नहीं लगा, मैंने खुद ही ऐड किया था ये एकदम। ठीक है। नूरी बताओ। जी, दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। इंट्रो में ऐसे की हूँ। दृष्टिकोण निर्णय लेना एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव, अंतर्ज्ञान और तर्क का युक्त उपयोग करता है। यह न केवल तात्कालिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है बल्कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण भी रखता है। अंतर्ज्ञान हमें त्वरित निर्णय लेने में मदद करता है। यह अनुभव और भावनाओं पर आधारित होता है जो कभी कभी तर्क से अधिक प्रभावी हो सकता है। तर्क हमें निर्णय लेने में स्पष्टता और संरचना प्रदान करता है। यह डेटा, तथ्यों और विश्लेषण पर आधारित होता है जो निर्णय को मजबूत बनाता है। अंतर्ज्ञान और तर्क का संतुलन बनाना आवश्यक है। जब दोनों मिलते हैं तो निर्णय अधिक प्रभावी और संतोषजनक होते हैं। सही निर्णय लेने से आत्मसंतोष और खुशी मिलती है। जब व्यक्ति अपने अंतर्ज्ञान और तर्क के संगम पर निर्णय लेता है तो वह अधिक संतुष्ट महसूस करता है। दृष्टिकोण निर्णय लेना व्यक्तिगत जीवन में, रिश्तों और करियर में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें चुनौतियों का सामना करने और नए अवसर का लाभ उठाने में मदद करता है। सफल व्यक्तियों के उदाहरण जिन्होंने अंतर्ज्ञान और तर्क का संतुलन बनाए रखा, उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया से सीखना अच्छा हो। दृष्टिकोण निर्णय लेना एक कला है जिसमें अंतर्ज्ञान और तर्क का समन्वय आवश्यक है। इस प्रक्रिया से खुशी और संतोष की प्राप्ति होती है जो जीवन को सार्थक बनाती है। ऐसे सब एक्सप्लेन करके और सर बस
जी। नूरी थोड़ा काम करके आई है, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ बताओ मैक, तुम बताओ रमेश। सोने आ गए यहाँ पे? नहीं, कहाँ सो रहा हूँ। दूंगा लपड़ अभी। अरे सोने, दूरदर्शन निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान तर्क। सर देखिए, जो तर्क होता है ना, किसी चीज का मतलब नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष बताता है तर्क। जिसके लेकिन जो अंतर्ज्ञान होता है, सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों के अलावा जो उसका दीर्घकालिक परिणाम है, वो भी कहीं ना कहीं हमें मतलब उसका भी इफेक्ट दिखाई देता है। तो मतलब क्या रहा है इसमें, दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जा सकते हैं। कभी कभी जो कुछ चीज़ें ना हम तर्क के माध्यम से नहीं जान सकते, जो अंतर चेतना की बातें होती हैं, मतलब वो हमें मतलब कि इनर कॉन्शियस की बातें वो अंतर्ज्ञान के माध्यम से ही आती हैं, और जिन्हें तर्क के माध्यम से जाना नहीं जा सकता। तो मतलब जो तर्क में अंतर्ज्ञान की बातें सम्मिलित होंगी तभी मतलब निर्णय लिए जा सकते हैं। जैसे मतलब कि अगर सोचा जाए कि गरीब को खाना खिलाना जो है तो मतलब पुण्य का काम है, ये तर्क कहेगा नहीं पुण्य का काम नहीं है, इससे लोग आलसी होंगे, तर्क कर रहा है। लेकिन हो सकता है कि उसकी जो परिस्थितियां हो वो मतलब कि काम करने के लायक ना हो, तो ये जो तर्क कभी कभी ना सर अंतर्ज्ञान पे नीचे हो जाता है, और कभी कभी जो अंतर्ज्ञान से ऊपर तर्क हो जाता है, जिसे हम तत्कालिक भावनाओं में अनुभव से नहीं काम कर सकते, उसमें तर्क चाहिए होता है, सही और गलत। अच्छा, हाँ, और ये वाला हो गया। और महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लेंगे। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो सत्य और अहिंसा से मतलब कि किसी काम को करने के लिए ना उसका जो है पीछे की भावनाएं देखी जाती है। हमारी भारतीय जो न्याय व्यवस्था है वो मतलब कि सही और गलत की अपेक्षा उसका मतलब इंटेंशन देखती है, मतलब कि उसका उद्देश्य क्या था काम करने के पीछे। तो न्याय व्यवस्था में भी देखा जाता है मतलब कि उसका इंटेंशन क्या है, तो इसे अंतर्ज्ञान से रिलेट करेंगे। और जैसे सुभाष चंद्र बोस का जीवन देखिए, अगर वो तर्क करते हैं कि मुझे कि देश की सेवा करनी है, किसके माध्यम से किया जाए, सिविल सेवा में रहकर किया जाए कि इसका त्याग करके अपने खुद से स्वतंत्रता संग्राम का जंग छेड़ी जाए। तो उन्होंने तर्क अगर किया होता कि हम सिविल सेवा में रहकर ही काम करेंगे तो हो सकता था वो दीर्घकालिक परिणाम न देता, मतलब लेकिन जब उन्होंने अपने अंतरात्मा या अंतर्ज्ञान का प्रयोग किया तो उन्होंने वो जो आज़ाद हिंद फौज की गठन किया, तो उनका जो दूरदर्शी निर्णय साबित हुआ है। तो ये हो गया। और जैसे इनका हो गया, क्या नाम है, विवेकानंद का अंतर्ज्ञान कहता था कि जो अध्यात्म की बातें हैं ना, अध्यात्म तब तक सफल नहीं हो सकता जब व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत न हो। तो उन्होंने इस पक्ष में कहा तर्क दिया था कि मतलब कि भूखों को दर्शन की बातें कहना उनसे महापाप है। तो मतलब कि कहीं कहीं जो अंतर्ज्ञान की बातें होती देश काल और परिस्थितियों के आधार पर भी आधारित होती है। इस तर्क के आधार पर ना तो मतलब तर्क प्रभावी हो जाता है अंतर्ज्ञान पे, कि मतलब कि जैसे है कि आप भूखे व्यक्ति को अध्यात्म की बातें नहीं समझा सकते कि मतलब कि भूख कुछ नहीं है, आत्मा परमात्मा कुछ नहीं होती है, मतलब अंतर्ज्ञान से काम नहीं चलेगा। उसको खाना मतलब तार्किक काम करना पड़ेगा, तार्किक काम मतलब उसको खाना खिलाना पड़ेगा, उसकी भौतिक अवस्थाओं पर ध्यान देना पड़ेगा। इतना पॉइंट मुझे याद आ रहा है। तुम कुछ बोलना चाहोगे? क्यों दिमाग चलाना सीखा, ऐसे ब्लॉक ही रहेगा दिमाग। अच्छा गुरुदेव पॉइंट सही बता रहा था। चलो ठीक है, देखो इधर देखो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, तुम लोग बस अपने मन के अकॉर्डिंग चलते हो, ऐसे नहीं होता है काम। पहले उस ऐसे के थीम को समझो। तो जो भी ऐसे है, देखो पहली बात तो मैंने बोला कि कभी भी उसके देखो दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। ये बात सही है, 90% इसका आपको समर्थन करना है, 10% आपको इसको अपोजिट करना है कि ऐसा नहीं होता, बहुत बार कुछ चीज़ें होती है। आप देखो पहली बात आपको समझनी पड़ेगी भाई दूरदर्शी निर्णय क्या होता है। ठीक है, दूरदर्शी निर्णय जो मतलब कि जिसने कोई सोच समझ के आज डिसीजन लिया और उसको बहुत लॉन्ग टाइम इफेक्ट रहा, तो इस वजह से सबसे बेस्ट एग्जांपल है गांधी जी का है। चाहते तो भारत को आज़ादी और किसी तरीके से मिल सकती थी, पर भारतीयों को जिस तरीके का स्वभाव है सत्य और अहिंसा का, तो वो गांधी जी यहाँ की पृष्ठभूमि समझ चुके थे। ठीक है, तो इसके आधार पर उन्होंने सत्य अहिंसा को चुना
अब देखो इसमें ध्यान से समझना, उससे पहले चल रहा था नरम दल और गरम दल, ठीक है, नरम दल और गरम दल। तो गांधी ने क्या किया, इन दोनों का जो चीज़ें अच्छी थी उनको चूज़ किया, ठीक है। दूसरी एक तरफ क्रांतिकारी आंदोलन भी चल रहा था। गांधी जी को पता था कि यहाँ बंदूक की नोक पे आज़ादी नहीं दिलाई जा सकती, क्योंकि ब्रिटिश लोग हैं वो और ज़्यादा दबाने का प्रयास करेंगे, उसमें और ज़्यादा हत्याएँ होगी, लोग और ज़्यादा पीछे हटेंगे। तो गांधी जी को पता था कि सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर भारत को आज़ादी दिलाई जा सकती है। अभी दूरदर्शी निर्णय लिया। अब दूरदर्शी निर्णय तो बाद में साबित होता है, परंतु यहाँ पे क्या था, एक तो तर्क था कि भाई अंग्रेज भारतीयों को दबा देंगे, अगर हिंसा का हिंसा होगा तो स्वाभाविक सी बात है, वो बोलते हैं ना कि आँख के बदले आँख तो पूरे संसार को नष्ट कर देगा, ठीक है, पहली बात। अंतर्ज्ञान उनका ये था कि भाई स्वाभाविक सी बात है, वो थोड़ा गीता वीता से आध्यात्मिक भी थे, तो उनको भी पता था कि हिंसा सही चीज़ नहीं है, ठीक है। तो दोनों का जब परस्पर मेल हुआ तब उन्होंने फिर ये सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। तो फिर इसी में असहयोग आंदोलन, सविनय हो गया आंदोलन, हो गया नमक आंदोलन हो गया। अब ध्यान से समझना, तर्क तो उनका था ही भाई सत्य अहिंसा के माध्यम से करना है, परंतु जब जैसे जैसे इंट्यूशन उनका ज्ञान, मतलब इंट्यूशन क्या होता है, एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस होती है, जब आदमी परिपक्व बनता, बोलते हैं एक नौजवान लड़का डिसीजन लेना और एक कोई समझदार वृद्ध व्यक्ति डिसीजन ले रहा है, उसके अंतर यही होता है। हो सकता है उस नए युवा के पास तर्क हो, लॉजिक हो किसी चीज़ों को काटने का, परंतु उनके पास एक एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, और उसके अनुभव के द्वारा जो ज्ञान होता है अंतर्ज्ञान होता है। तो यही अपन गांधी के आंदोलनों में देख सकते हैं कि जैसे मान लो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ या असहयोग आंदोलन हुआ, बाद में जब भारत छोड़ो आंदोलन में उसका बदलती हुई प्रवृत्ति नज़र आती है। वो क्यों होती है, वो तर्क के कारण नहीं है, वो अंतर्ज्ञान के कारण कि गांधी जी समझ चुके थे कि अब भारतीय जनमानस इस तरीके का है, अब आपको इसको इस तरीके से ही करना पड़ेगा। तो उसने भारत छोड़ो आंदोलन में जो बोला उन्होंने कि अब कहते हम आज़ादी लेके रहेंगे या आप अपने प्राण दे देंगे, ठीक है। पर उन्होंने फिर भी उस टाइम भी प्राण लेने की बात नहीं कही, ठीक है। तो इस तरीके से जब परस्पर मेल होता है, ध्यान समझो एक एक चीज़, परस्पर मेल हुआ तब जाके भारत को आज़ादी मिली, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, इसमें एग्जाम्पल लो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता था कि भाई भारत को यूनाइट करना बहुत ज़रूरी है। अगर यूनाइट नहीं होगा, रियासतों में टूटा रहेगा, तो भारत का जो अपन अखंड भारत का निर्माण करने सोचे हैं कि जो भारत के विकास का वो कभी हो ही नहीं पाएगा। तो उन्होंने जो सबसे पहले, जैसे मान लो जो रियासतें थी, उनको पहले तो क्या किया, उनको तर्क दिया कि भाई आपको ऐसे फ़ायदा होगा अगर हमारे साथ आओगे, पाकिस्तान के साथ के जाओगे, तो ये सब लॉजिकली बात हो गई। फिर उसके बाद में उनको पता था कि ये चलो लॉजिकल तरीका तो जो भी है समझाना जो समझाना, फिर उसके बाद में जो है अंतर्ज्ञान, उन्होंने श्याम दाम दंड भेद नीति वो सब यूज किया। जैसे मान लो कि हैदराबाद को उसने जो कौन सा ऑपरेशन विजय है, ऑपरेशन पोलो सर, कहाँ तुम्हारा ज्ञान रहता है, ठीक है। तो वैसे जब जम्मू कश्मीर का मामला था उस टाइम, ठीक है, तो और नेहरू को है ना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोल दिया था कि आप गलत कर रहे हो, ये यूएन में मत लेके जाओ। अब ये अंतर्ज्ञान था उनका, उनको पता था कि भविष्य में दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत के एकीकरण में, आप उसके एक स्टोरी, दो एग्जाम्पल हो गए, ठीक। अब आ जाओ, ये हो गया, ठीक है। तीसरा, आप इसमें अशोक का, एंशिएंट काल से अशोक का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। अशोक के एग्जाम्पल से आप बता सकते हो कि जब वो कलिंग के युद्ध में जाता है तो फिर वो एनालिसिस करता है, उसको अंतर्ज्ञान होता है, फिर वो धम्म की नीति को अपनाता है। ऐसे करके महावीर का भी आप एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे महात्मा बुद्ध का हो गया, ठीक है। अब परंतु इसके अलावा और कोई एग्जांपल छोटे, ये तो चलो हिस्ट्री के एग्जांपल हो गए, खत्म हो गए। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आप दे सकते हो ऐसे एग्जांपल, नेपोलियन का एग्जांपल दे सकते हो। जब नेपोलियन जब फ्रांस पे जब उसको बनना बोलते हैं ना, नाशपाती पक गई है, तो एकदम सही टाइम पे सब सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ हो गई, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें चलो हिस्ट्री से हो गए। अब बात आती है पॉलिटी की। पॉलिटी में दूरदर्शी निर्णय लिए कौन से लिए गए, जिस मान लो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ तब वो लिए गए, ठीक है। दूसरा जो अभी जो नारी वंदना शक्ति बिल है, ये क्यों लिया गया, तर्क भी था इसके पीछे, अंतर्ज्ञान भी है, क्योंकि अगर आप महिलाओं को अगर आप पार्टिसिपेट नहीं दोगे तो स्वाभाविक सी बात है सही चीज़ें नहीं होगी। और ज़रूरत भी है भाई, 50% जिसकी पॉपुलेशन है, अगर आप उसको कंट्रीब्यूट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो गया, ठीक है। ये जो अभी जो आया नारी वंदना शक्ति बिल, इसको आप इंट्रोड्यूस करोगे पॉलिटी में, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेके आप उसमें करोगे, ठीक है। दूरदर्शी निर्णय में जीएसटी रिफॉर्म को आप लाओगे इकोनॉमी सेंस में। ये कैसे दूरदर्शी निर्णय लिया गया, क्योंकि भाई स्वाभाविक सी बात है, ज़रूरत है। अगर आपको विकसित देश बनना है तो उसके लिए ज़रूरी है, तो सारी चीज़ें उसके मायने रखती है। उसके बाद में एक और एग्जाम्पल आ सकता है यहाँ पर पॉलिटी से अगर आप लेना चाहोगे, तो जब फजल अली आयोग बना, उससे पहले जेवीपी कमेटी बनी थी, ठीक है। तो उस टाइम ऐसा था कि वन नेशन वन, मतलब बात जब आज़ादी से पहले थी, तो आज़ादी से पहले ये स्वीकार कर लिया गया था कि
जो भी एक राज्य होगा एक राष्ट्र के मतलब एक भाषा के नाम पे बनाया दिया जाएगा। परंतु बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो फिर लगा कि अगर ऐसे बनाने लगे तो बहुत सारे वो बन जाएंगे। अब ध्यान समझो, तर्क और अंतर्ज्ञान दोनों चीज़ है। उसके बाद में जो फजल अली आयोग बना उसने रिकमेंड किया कि नहीं बन जाना चाहिए। अब देखो वो दूरदर्शी निर्णय लिया गया, इसीलिए आज भारत जो है यूनाइट है, नहीं तो अगर सोचो यूनाइट हो ही नहीं पाता, कोई चांस नहीं था। तो वहाँ से वो एग्जांपल ले लिया अपन। फिर इसके बाद में आओ अब इन्वायरमेंट का एग्जांपल लेते हैं अपन। इन्वायरमेंट में EIA वाला आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ग्रेटा थनबर्ग का एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है, कि भाई उन्होंने ग्रेटा थनबर्ग सोचो कि भाई स्वाभाविक सी बात है, लॉजिक था, उसके इंट्यूशन था, वो तभी दूरदर्शी भाई क्लाइमेट नहीं रहेगा तो स्वाभाविक बात है कौन बचेगा। जो ग्लेशियर अगर पिघलेंगे तो स्वाभाविक बात है तटीय जो देश है वो डूब जाएंगे। तो ये स्वाभाविक सी बात है, इसको लेके पे पेरिस डील आप उनकी सबकी बात कर सकते हो, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को लेके ये हो गया। अब देखो साइंस के सेक्टर में, साइंस सेक्टर में जैसे जैसे भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़े तो स्वाभाविक सी बात है डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो भाई सप्लाई बढ़ाना ज़रूरी है। तो इसके लिए GM क्रॉप्स लाए अपन, ठीक है। अब जैसे मल्टी न्यूट्रिशन की कमी आ रही है लोगों में, तो न्यूट्रिशन की कमी के लिए अपन गोल्डन राइस ला रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ भी दूरदर्शी निर्णय हो गए, ठीक है। IoT हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ChatGPT हो गया, ये सब सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात, जैसे मैनुअल स्क्वेंजिंग होते हैं जो मान लो कि नालियों की सफाई करते हैं। अब भाई स्वाभाविक की बातें गलत है, सबको दिख रहा है, परंतु कोई कुछ कर नहीं रहा, परंतु दूरदर्शी निर्णय तो लेना ही पड़ेगा ना। तो इसके लिए मशीन जो है वो लाए। कैलाश सत्यार्थी का आप एग्जांपल दे सकते हो, बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है, दूरदर्शी निर्णय लिया गया उनके द्वारा कि बच्चों का बचपन अगर भविष्य में ख़राब रहेगा तो कैसे होगा, काम चलेगा। तो उन्होंने वो आंदोलन चलाया, तो क्योंकि फिर बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया, 6 से 14 साल तक बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसको अपन फंडामेंटल ड्यूटी में डाले, इधर फंडामेंटल राइट भी बनाए उसको, ठीक है। राइट टू एजुकेशन लाया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन का एग्जांपल इसमें आप डाल सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, पर वही ना आप लोग, मैं फिर बार बता रहा हूँ, तुम लोग उस तरीके, मैंने क्या बोला था उस दिन कि तो आप PT के सिलेबस के अकॉर्डिंग सोचो या फिर मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग सोचो, बहुत सारे पॉइंट आएंगे। इंटरनल अब देखो भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी, देखो भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी के कारण जितने भी भारत के पड़ोसी देश है, भारत उनकी हमेशा मदद करता है। क्यों करता है? दूरदर्शी निर्णय लिए जाते हैं, सब तर्क और अंतर्ज्ञान सारी चीज़ें मिली जुली रहती है। अफगानिस्तान की भारत क्यों मदद कर रहा है, क्यों ईरान की अपन मदद कर रहे हैं? तो ये चीज़ें समझो, दूरदर्शी निर्णय ऐसे नहीं लिए जाते हैं, बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं। फिर आप उसमें कुछ बताओगे कि हाँ कभी कभी क्या होता है, हम तर्क को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, उसमें क्या दिक्कत होती है, अंतर्ज्ञान को जब प्रायोरिटी दे देते हैं, तर्क को जब साइड में रख देते हैं, तो फिर सती प्रथा जैसी चीज़ें चालू हो जाती है, दहेज प्रथा जैसी चालू सिस्टम हो जाता है, घरेलू हिंसा, ये सारी चीज़ें चालू हो जाती है। तो वो चीज़ें, तो इसीलिए दोनों में परस्पर मेल होता है, तभी जाके एक अच्छा दूरदर्शी निर्णय लिया जाता है। ऐसे करके आपको बताओगे तब जाके एक ऐसा अच्छा ऐसे लिख पाओगे तुम लोग। चलो थर्ड ऐसे पे आओ, सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। सना तुम ही बताओगे सबसे पहले, अब जो भी बताओ, कुछ भी बताओ, ऐसे नहीं तुम्हारा दिमाग नहीं तो ऐसे ब्लॉक रहेगा हमेशा। बताओ। सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। तुम लोगों पढ़ के बोला तो उसके बावजूद भी तुम लोग ये नहीं कर पा रहे, फिर क्या करोगे तुम लोग? तुम आओगे नहीं क्लास तो तुम्हें कैसे पता रहेगा? और क्या बोले? घर में जाकर बुक पढ़ो, दृष्टि वाली बुक, ChatGPT पे सर्च करके आओ, कहीं से भी करके आओ, वीडियो देखो, मुझे उससे मतलब नहीं, पर करके आओ काम। बताइए, सभी भटकने वाले गुम नहीं होते, होते हैं या नहीं होते? नहीं, कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते। अच्छा ठीक है, जैसे कैसे एग्जांपल बताओ? सर एग्जांपल सर सुभाष चंद्र बोस का भी ले सकते हैं। क्या एग्जांपल लोगे बताइए? सर उनको एक एग्ज़ाम उन्होंने जो पास किया था IAS वाला, सर वो अगर चाहते तो भटक भी सकते थे, उनको पूरी फैसिलिटी मिल रही थी। क्यों नहीं? बोलो बोलो आगे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उसको चुना, देश की आज़ादी को चुना। भटकने का मतलब होता है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ना उचित मार्ग का मतलब मार्गदर्शन ना हो। भटकना मतलब होता है जैसे आपको IAS तैयारी करनी हो तो आपको मतलब मार्ग नहीं मिल रहा है, लेकिन गुम नहीं होंगे आप। मतलब हो सकता है कि आप 1-2 बार फेल हो, फिर सही रास्ते पे पहुंच जाए। तो ये जो कह रहा है सभी भटकने वाले, मतलब कि आप लक्ष्य, आपका एक लक्ष्य निर्धारित है, पहले आप समझिए। ये भटकने को तात्पर्य कह रहा है कि आप कहीं जाना चाहते हो, ये आपका A पॉइंट लक्ष्य है,
लेकिन आप किस रास्ते से जा रहे हैं, ये रास्ते में ही आपका भटकाव है। कह रहा है कि गुम नहीं होते, तो अंततः कुछ लोग पहुंच भी जाते हैं और कुछ लोग गुम भी होते हैं। इसका जो थीम पॉइंट है A1 क्या रहा है, जितना मैं समझ रहा हूँ। अब इसमें 3-4 चीज़ें निकलेगी कि भटकाव से तात्पर्य क्या है, कौन लोग पहुँचते हैं, कितने लोग नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है। अब इसमें चलेगा मतलब इतिहास के क्षेत्र में कितने लोग भटके थे, किस किस क्षेत्र मतलब उन्होंने लक्ष्य क्या निर्धारित किया था, भटके थे, फिर पहुँचे कैसे थे। जैसे अब इसमें होगा महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कहा था कि 1930 में तक हम पा जाएंगे स्वतंत्रता। 1929 वाला जब वो था, 1929 में बोला था गांधी जी ने। साला तुम लोग हिस्ट्री ऑप्शनल लेके तुम्हारा ये हाल है, देख लो तुम। 1921-22 वाला था तो और क्या। हाँ, तो चोरा चोरी कांड के कारण फिर वो होता है, फिर उसको बोलते हैं। हाँ, तो मतलब उनका कहाँ जा रहा है, नहीं रिविजन करो ये हाल होगा। अभी रुक जाओ, भारत छोड़ो आंदोलन ही भूल जाओगे। नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं। इसे भारत छोड़ो आंदोलन से 1942 में जोड़ेंगे, तो उनका लक्ष्य था कि 1 साल में पा जाएंगे, लेकिन वो भटक गए। तो लेकिन 1942 में अंततः लक्ष्य पाए अपने, जिससे कि आप एक लक्ष्य निर्धारित किए और उस लक्ष्य को अचीव किए। ये मायने नहीं रखता कि आप रास्ते में कितनी रुकावटें आई। भटकने का तात्पर्य यहाँ रुकावटों से भी है। अब कुछ लोग हैं जैसे कि भटक भी जाते हैं, जैसे इसे पाकिस्तान का उदाहरण लेते हैं। इन्होंने लोकतंत्र का चुनाव किया था, मतलब अपना लोकतंत्र मतलब कि स्वतंत्रता के बाद लक्ष्य लोकतंत्र रखा था, लेकिन उनके लोकतंत्र टिक नहीं पाया, वहाँ आ गया सैन्य तंत्र, ठीक है। और दूसरी बात कि इन्होंने धर्म के आधार पर देश का निर्णय लिया था बनाने का, कि एक धर्म के आधार पर इस्लामिक स्टेट बनेगा, लेकिन धर्म के अलावा भाषाएं मुख्य हो गई, बांग्लादेश का निर्माण हो गया। ये अपने लक्ष्य से भटक गया, ये भटकने वाला है। कि मतलब कि इसमें कहा जा रहा है सभी भटकने वाले गुम नहीं होते, लेकिन कुछ भटकने वाले गुम हो जाते हैं, ठीक है। इतना पॉइंट आ रहा है। और जैसे नेपोलियन को उदाहरण देंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। नेपोलियन क्या किया था, उसने कहा था कि लोकतंत्र की स्थापना करेंगे और राजतंत्र को निपटा देंगे। नेपोलियन जब क्रांति करता है, फ्रांसीसी क्रांति, वो कहता है कि ये साले सीनेट वाला जो है ये सब बेईमान है, इनको हटाएंगे, भ्रष्टाचार करते हैं, हम लाएंगे लोकतंत्र। लेकिन लक्ष्य लोकतंत्र का था, लेकिन लाया क्या उसने, निरंकुश तानाशाही लाया था फ्रांसीसी क्रांति में, ठीक है। ये भटक गया। अब कुछ लोग थे जो लक्ष्य रखे, लेकिन मतलब सभी भटकने वाले गुम नहीं होते, मतलब कहीं ना कहीं तो। महात्मा गांधी पहुंच गए थे, सुभाष चंद्र बोस का अंतिम लक्ष्य जो स्वतंत्रता था तो उन्होंने पहुंचा दिया था। जेपी आंदोलन जो था भारत में, उनकी मतलब एक पार्टी की सरकार नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने इसका लक्ष्य रखा था। विभिन्न पार्टियों की सरकार आई, तो अपने लक्ष्य में पहुंचे, रुकावटें आई है। मतलब सरदार पटेल का भी, सरदार पटेल का लक्ष्य था उनका एकीकरण करने का, आसान काम नहीं, लेकिन भटके कहाँ था, सीधा पहुंच अब तो अड़चने तो आई थी ना। बताओ बताओ और बताओ। यही सब आ रहा है। अब जैसे साइंस के क्षेत्र में हो गया, अब जैसे साइंस और भारतीय अर्थव्यवस्था, दो चीजें। भारतीय अर्थव्यवस्था जो था उसका लक्ष्य था मिश्रित अर्थव्यवस्था की है, लेकिन क्या हुआ कि जब मिश्रित अर्थव्यवस्था में उनका झुकाव समाजवाद की ओर ज्यादा था। समाजवाद के कारण उनकी जो फॉरेक्स रिजर्व था वो कम हो गया, तो उनका झुकाव जो था पूंजीवाद की ओर बढ़ा, एलपीजी रिफॉर्मर। तो इनका जो लक्ष्य था मतलब समाजवादी व्यवस्था की ओर वो इधर हो गया, लेकिन वर्तमान में समाजवादी विचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे गरीब कल्याण योजना की बात की जा रही है, महिलाओं को उत्थान की बात की जा रही है, और पीपीपी मॉडल की बात की जा रही है। तो मतलब पीपी मॉडल क्या है, बेसिकली मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही तो प्रतिनिधित्व करता है। सार्वजनिक क्षेत्र है, प्राइवेट क्षेत्र है, ठीक है। ये वाला हो गया अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भटकाव भी था कि मतलब विस्तृत अर्थव्यवस्था से मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर गए, ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़े थे, एक भटकाव था, ठीक है। इसके बाद मुझे एक वो आ रही है शायरी याद, बताऊं? मतलब किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह ताउम्र हो रहा,
मतलब कि ताउम्र भटकता रहा। भटकता है, हाँ। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई मतलब कि इसमें है कि कुछ लोग को तुरंत मंजिल मिल जाती है, तो नहीं भटकते हैं, गुम नहीं होते, और कुछ लोग आजीवन गुम होते हैं। ये सारी। और बताइए, ठीक ठाक जा रहा था मैं, तो थोड़ा ही नहीं अच्छा इस बार। ठीक है महक बताओ। और महक अब बताते वक्त अब ये याद रखना, तुम लोग है ना गलती कर रहे हो, सब्जेक्ट वाइज बताओ तो उससे तुम्हारा थिंकिंग पावर भी सही होगा। सब्जेक्ट वाइज बताओ, और कल से सब लोग उसी तरीके सोच के आओगे, उठाए फेंक दूंगा सब लोगों को। ठीक है सर। हाँ बताओ। इसकी सर स्टार्टिंग में ऐसे करूंगी कि भटकने का अर्थ समय और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग होता है। कुछ लोगों के लिए भटकना घूमना फिरना होता है, किसी के लिए भटकना गायब भी हो जाना होता है, किसी के लिए भटकना अपने निश्चित लक्ष्य से भटकना होता है, किसी के लिए भटकना लक्ष्य से इतर दूसरा लक्ष्य बनाकर उसे प्राप्त करना होता है। फिर इसकी स्टार्टिंग में ऐसे करूंगी सर, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। शाबाश, ये बढ़िया एकदम स्पिक स्पॉट है। मैं सर सबसे पहले इसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के लिखूंगी, यूपीएससी से। तो सबसे पहले मैं सर अनुभव सिंह बस्सी का एग्जांपल लूंगी। अनुभव सिंह बस्सी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आए थे। वो और उसकी बहन दोनों ही दिल्ली आए थे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। उनकी बहन ने एक दो प्रयास में यूपीएससी में सफलता प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। यानी ये रिलेट हो गया कि जो ये रिलेट हो गया कि उसने अपना लक्ष्य डायरेक्ट प्राप्त कर लिया। पर जो अनुभव सिंह बस्सी थे ना, उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की करती, किंतु वो तैयारी करने के दौरान में अपना एटीट्यूड समझ गए कि मैं इस लायक नहीं हूँ, तो उन्होंने ना स्टैंड अप कॉमेडियन में ना अपना लक्ष्य बना लिया। तो ये एग्जांपल से स्टार्ट करूंगी। तो जो भटकते हैं वो सभी खोए नहीं होते, यानी ये उसने अपना लक्ष्य वहाँ पे अपना करियर बना लिया। तो ये इसको रिलेट करता है कि मतलब जरूरी नहीं कि हर भटकने वाला कोई जाता है, कोई दूसरी फील्ड में भी अपना लक्ष्य बना लेता है। सही है, उसी तरह सर मैं इसको फिर कोलंबस से जोड़ूंगी। जिस प्रकार कोलंबस एशिया की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन उसने अमेरिका की खोज कर ली, तो उसने कुछ तो प्राप्त किया, मतलब वो खाली नहीं गया। यानी खोया तो वो भी, लेकिन उसने अपना एक दूसरा लक्ष्य प्राप्त किया। बहुत अच्छा एग्जांपल। इसी तरह सर फिर इसको वास्को डी गामा से भी रिलेट हो सकता है। उसने इंडिया वास्को डी गामा नहीं, वास्को डी गामा ही था क्या सर? अरे वास्को डी गामा इंडिया आया था, कोलंबस अमेरिका पहुंच गया था। कोलंबस अमेरिका चला गया था, तो इन दोनों से रिलेट करके ये हो सकता है। फिर मैं सर इसको वर्ल्ड स्टेज पे इजराइल से वो करूंगी। इजराइल ने चाहे सर कैसे भी करके, लेकिन वो अपनी कंडीशन मेंटेन किए हुए है। चाहे उसने कितनी भी बार भटका हो, कितनी भी बार उसने उठा पटक दे ली हो, लेकिन अपनी कंडीशन को वो रिलेट किया। फिर मैं सर इसको एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेट करूंगी, राम भगवान से। जिस प्रकार से रामायण में श्री राम ने 14 साल का वनवास के लिए जब वो गए थे, उनकी लाइफ में काफी सारे भटकाव आए। मतलब 14 साल का वनवास काटना था, लेकिन काफी सारी मुश्किलें आई। वो इधर से उधर भटकते रहे। लंका वाला केस हुआ, रावण की हत्या हुई। उससे उन्होंने रावण की हत्या से अच्छा बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। यानी एक लक्ष्य, वहाँ पे उनका मेन मोटिव था सिर्फ 14 साल का वनवास काटना, लेकिन वो काटते काटते उन्होंने अपना एक लक्ष्य और पूरा किया। तो मैं इससे रिलेट करूंगी सर। फिर मैं नेक्स्ट इसको स्वामी महावीर स्वामी से रिलेट, वो बुद्धा से रिलेट करूंगी सर। जिस प्रकार बुद्धा ने अपने जीवन में नॉर्मली जीवन जी रहा था, लेकिन वो 4 कंडीशन ऐसी हुई, उसने उसको घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। फिर वहाँ पर वो 2 गुरुओं के पास गया, वहाँ भी उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोध गया, वहाँ पे जाके उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ में उसने अपना पहला उपदेश दिया। यानी हर एक मार्ग पर वो भटकता गया, लेकिन एट द एंड उसको ज्ञान की प्राप्ति और उसने अपने धर्म का और शांति का प्रसार उसने किया। यानी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त हुआ। फिर मैं इसको अशोका से रिलेट करूंगी सर। अशोका आराम से युद्ध करता था, लेकिन कलिंग के युद्ध में उसने अपने लक्ष्य को चेंज कर लिया। कलिंग के युद्ध ने उसके मतलब हत्या को इतना वो कर दिया कि मेरी इस देश का क्या फायदा जो इतने लोगों का खून बहा के, मतलब पूरी धरती वो खून से लथपथ थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसका लक्ष्य चेंज हो गया, लेकिन अंत में उसने शांति, सद्भावना जैसे विचार उसको प्राप्त हुए। तो कहीं ना कहीं उसने अपना शांति और सद्भावना जैसे लक्ष्यों को उसने प्राप्त किया। उसके बाद सर इसको सुभाष चंद्र बोस से, वो क्या नाम है, अकबर से रिलेट करूंगी सर मैं। अकबर ने बोलो मैम। सर अकबर आराम से अपना युद्ध करता था, युद्ध की नीति अपनाता था। पहले वो बस साम्राज्य प्रसार में लगा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे उसका जोधा से विवाह हुआ, जोधा से विवाह पर
तो विवाह के उपरांत सर उसकी मानसिकता में बदलाव आया, उसने धार्मिक सहिष्णुता का मार्ग अपनाया। तो यानी वो भी उसने अपना लक्ष्य तय किया और उस रास्ते पर अपना करके धार्मिक उलेमाओं का काफी क्रोध का सामना करना पड़ा कि ये सब नष्ट कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन उसने हिंदुओं के प्रति जो अपनी धारणाएं आज भी मन में, उसके मन में रिस्पेक्ट है, आज भी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं उसने अपने लक्ष्य को एक प्रकार से प्राप्त किया। फिर मैं सर मॉडर्न इंडिया में इसको क्या नाम है, इससे जोड़ूंगी सर महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी ने किस प्रकार से एक नॉर्मल किसान से लेकर के गांव में आकर के हर एक व्यक्ति को अपनी विचारधारा में शामिल किया, नमक कानून चला करके इत्यादि कर करके, मतलब पूरे को एक फ्लो में ला करके अपना एक लक्ष्य प्राप्त करके। तो अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो आज भारत का इतिहास कुछ होता। सब लोग अपने अपने फील्ड पे लड़ाई लड़ने पर चले हुए थे कि मुझसे ये थे, मुझसे ये थे। कोई भी एक निश्चित विचारधारा में नहीं था कि हमें भारत को आजाद दिलाना। सबको अपनी आजादी की चिंता थी, राजाओं को अपने मतलब एरिया की चिंता थी, ये एरिया मेरे हाथ से चले जाएगा। किसानों को अपनी समस्या थी, किसी को अपनी समस्या थी, मुसलमानों को अपनी थी, हिंदुओं को अपनी लगी हुई थी। लेकिन कोई भी एक ब्रॉड थिंकिंग में नहीं सोच पा रहा था। लेकिन गांधी जी ने आकर के उन सारी धारणाओं को एक निश्चित दिशा सूत्र में बांध करके वो किया। फिर इसके बाद फिर मैं इसको सुभाष चंद्र बोस से रिलेट करूंगी। सुभाष चंद्र बोस ने ICS का एग्जाम पास करके सिविल सर्विसेज में सर्विसेज अपना ली थी। लेकिन उस टाइम पे जब इन्होंने सिविल सर्विस छोड़ दी थी, अपने पिता को बोला था, तब इनके पिता ने बोला था कि तुम सिविल सर्विस छोड़ो, इसमें अपना करियर बनाओ। लेकिन इन्होंने अपना लक्ष्य और बना दिया था कि मुझे इस वे में काम नहीं करना, मुझे दूसरे वे में काम करना है। तो मतलब इन्होंने एट द एंड भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आजादी फौज की स्थापना की। काफी सारे ऐसे काम किए जिन्होंने स्वतंत्रता में काफी योगदान दिया। तो इनका एग्जाम्पल कोट करूंगी। फिर भगत सिंह का एग्जाम्पल कोट करूंगी मैं। सर भगत सिंह ने जब अपना स्वतंत्रता संग्राम में जब वो अपना सपोर्ट कर रहा था, तो उसके घर वाले पड़ोसी सब वो थे, हर एक कोई विरोध कर रहा था कि तुम अभी क्यों उलझे हो, तुम अपनी लाइफ देखो, ये करो वो करो। लेकिन उसने ये कहा था कि जब तक मेरा देश गुलाम रहेगा तब तक मैं कोई भी कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेरे लिए बस मेरा एक लक्ष्य अपने देश को आजाद करवाना। उसने अपने प्राण भी त्याग दिए थे। तो इससे वहां से रिलेट करूंगी सर। और इसका ऐसे ही एक दो एग्जांपल अदर सब्जेक्ट के। फिर इसकी एंडिंग इस प्रकार से करूंगी। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो ये जवानी फिर कब। अच्छा सर ठीक है। क्या शेर जो आखिरी में बोली है, मैं दोबारा बोलो। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। मतलब अभी जितना भी टाइम है आपके पास जिंदगानी का, उसको जियो। अगर जिंदगी बच भी गई तो तुम्हारे पास ये जवानी नहीं मिलेगी। इसको मैंने भगत सिंह से कोट किया है कि भगत सिंह ने जब ये बात बोली थी कि मुझे मेरे देश की स्वतंत्रता चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए, तब इससे ये कोट है कि अपनी जवानी में जो काम तुम अभी कर सकते हो उसको अभी करो, बात के लिए कोई टाइम नहीं है। क्या पता कितनी लाइफ में कितनी नहीं, तो ये तो करना अभी। ठीक है। नूरी बोलिए, आपने क्या तैयार किया है नूरी? जी सर। सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। मैंने इंट्रो ऐसे किया है शुरू। इसका अर्थ है कि जो लोग भटकते हैं वे हमेशा खोए हुए नहीं होते। भटकना एक खोज का प्रतीक है, जहाँ व्यक्ति एक अनुभव और ज्ञान की तलाश में होता है। यह आत्म खोज और आत्मविश्वास का एक माध्यम हो सकता है। जीवन के सफर में भटकाव आते रहते हैं, लेकिन इससे कोई मतलब बुराई नहीं होती। जीवन में कई बार हम निश्चित रास्ते में भटक जाते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हम गलत दिशा में जा रहे हों। भटकाव हमें नई संभावनाओं और अवसर के दरवाजे खोलता है। समाज में अक्सर स्थिरता और निश्चितता की महत्व दिया जाता है, लेकिन भटकना भी महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत स्तर पर भटकने से हमें अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को समझने में मदद मिलती है। भटकने की प्रक्रिया रचनात्मकता को बढ़ावा देती है, नए विचारों और दृष्टिकोणों को अपनाने में मदद करती है। भटकते समय धैर्य और सहनशीलता का विकास होता है। यह हमें कठिनाइयों और सामना करने की क्षमता देता है। भटकने से हम विभिन्न संस्कृतियों और जीवन शैलियों को समझने का अवसर पाते हैं। यह संवेदनशीलता को बढ़ाता है और हमें दुनिया के प्रति अधिक खुला बनाता है। और अच्छा, भटकना एक मूल्यवान अनुभव हो सकता है। हमें अपने सफर का आनंद लेना चाहिए, चाहे वह किसी
निश्चित रास्ते पर हो या भटकाव में। अपना सुझाव कुछ इसमें जोड़ सकती हूँ। अपने जीवन में भटकने के अनुभवों को अपनाएं, नई चीजों को अन्वेषण करें और सीखने के लिए तैयार करें। जीवन की यात्रा को एक एक अवसर के रूप में देखें, ना कि केवल एक लक्ष्य की ओर भटकने के रूप में। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं और महात्मा गांधी का, मतलब बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों का, जो भारत के संविधान निर्माताओं का, ऐसे सब लिख सकते हैं सर। ठीक है, ठीक है। अब देखो इधर मतलब सब कुछ ठीक लिखा, सबने जो बोला ठीक है। देखो परंतु मैं फिर 12 बता रहा हूँ। देखो ये यूपीएससी में एक एक वर्ड का मीनिंग का मतलब होता है सभी भटकने वाले गुम नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको वही बात यस या नो, ठीक है। सभी भटकने वाले गुम होते हैं, यस। सभी भटकने वाले गुम नहीं होते हैं, दोनों चीज़ आएगी, ठीक है। यस नो दोनों चीज़ें आएगी। पहली बात तो पहली बात भटकने का मतलब क्या होता है। जैसे रमेश ने बताया कि भाई आपने कोई लक्ष्य डिसाइडेड किया और आप उससे भटक गए हो, ठीक है। जैसे ये महक ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, वो जो बक्सी का एग्जांपल है कि वो यूपीएससी को टारगेट करके आया था, ठीक है, भटक गया वो। परंतु उसने देखो हो सकता है कि भाई उसने मार्ग ये चुना था यूपीएससी का, परंतु वो आज अपने जीवन की जो एटीट्यूड है उसने अपना पहचाना और वो आज चला गया वहाँ पे। तो इसको अपन भटकना नहीं बोलेंगे, ठीक है। मतलब इसको गुम होना नहीं बोलेंगे अपन, भटका वो परंतु अपनी मंजिल तक पहुँच गया। मंजिल का मतलब ये नहीं होता है कि वही है भाई यूपीएससी बनता तभी वो अपनी मंजिल पहुँच पाता, ऐसा नहीं। तो बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। मेरा मानना देखो जितना आप करंट अफेयर से रिलेटेड मतलब जो प्रेजेंट में जो चीज़ें चल रही है उतने ज़्यादा एग्जांपल डालोगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल डालोगे तो आपको बहुत मतलब एग्जामिनर को बहुत अच्छा नंबर। जैसे मैं जैसे वो बताया तो स्वाभाविक सी बात है मेरे माइंड में लगा कि हाँ कितना बढ़िया कोरिलेट किया है इसने, ठीक है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था वो, ठीक है। तो वैसे सुभाष चंद्र बोस का भी अपन जोड़ सकते हैं कि भाई वो आईएएस अधिकारी बन जाते हैं, उसके बाद में ठीक है नौकरी वोकरी छोड़ के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं। परंतु गांधी जी खुद उनके बारे में बोलते हैं जब वो कांग्रेस छोड़ देते हैं कि ये भटक गया है। ध्यान से समझना ना, ये पूरा ऐसी थीम पूरा प्रॉपर अगर देखोगे तो उस पर है सुभाष चंद्र बोस पे। तो सभी भटकने वाले गुम नहीं होते हैं। अब महात्मा गांधी ने खुद बोल दिया कि भटक गए हैं ये, ठीक है, परंतु वो गुम थे नहीं हुए वो। अब जो उस टाइम अगर आप वो मूवी देखोगे पूरा तो वो फिर पूरा जाते हैं भारत को कैसे कैसे आज़ादी दिलाने के कितना प्रयास करते हैं, आखिरी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं, उसके द्वारा लड़ते हैं। और अंडमान निकोबार भी उसी कारण भारत को मिल पाता है। तो ऐसा नहीं है कि गुम हो गए थे, नहीं, कुछ वक्त के लिए गुम हुए थे परंतु बाद में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। अब दूसरी बात, जैसे मान लो कि थॉमस एल्वा एडिसन का एग्जाम्पल ले सकते हो आप, ठीक है। अब वो व्यक्ति सोचो कि क्या ज़रूरत थी उसको, मतलब कि वो 10,000 बार एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लोगों लगा कर यार पता नहीं पागल हो गया है क्या, भटक गया। और भाई उसने इनोवेशन करके दिया, नया चीज़ लाई समाज। आज उसी की देन है कि अपन जो है विद्युत का यूज़ कर पा रहे, विद्युत बल्ब का यूज़ कर पा रहे हैं। तो जैसे नूरी ने बताया वो बहुत अच्छा बताया कि भाई भटकना का मतलब ये नहीं होता है। भटकने का मतलब बहुत सारे लोग कुछ आविष्कार के लिए, अब जैसे अब्दुल कलाम का मैंने उस दिन भी एग्जांपल बोला था, अब्दुल कलाम अपनी शादी की डेट भी भूल जाते हैं, ठीक है, इतना वो भटक गए थे। भटकने का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को पाने के लिए आप उसमें खोजबीन में लगे हुए हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि गुम नहीं हो गए। गुम तो फिर जो महक ने वो जो बोला था कि भाई गुम तो वो है जो घर से निकले ही नहीं हैं, भटके हैं, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे जीवन में और कुछ ना कुछ निकाल के लाएंगे समाज के लिए। चाहे स्वामी विवेकानंद हो, कोई का भी एग्जाम्पल आप, किसी का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि सभी भटकने वाले गुम नहीं होते हैं। कुछ लोग भटकते हैं जो गुम भी हो जाते हैं। अब इसमें आपको कौन सा एग्जाम्पल देना जो भटक जाते हैं, गुम हो जाते हैं। उड़ता पंजाब मूवी में देखो, ठीक है, जो ये ड्रग्स माफिया होते हैं ये सब ये भटक गए हैं। समाज की जो देखो समाज के सामाजिक मूल्य होते हैं जो इस परंपरा को तोड़ के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। बलात्कारी लोग हो गए, ठीक है, ड्रग्स माफिया हो गए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले लोग हो, ये ज़रूर भटके। तो आपको नेगेटिव वे में एग्जाम्पल उन लोगों के देने और पॉजिटिव वे में एग्जाम्पल उन लोगों के देने जिन्होंने अच्छा काम किया। मदर टेरेसा हो गई, कैलाश सत्यार्थी होगी, मलाला यूसुफजई हो गई, ठीक है, ग्रेटा थनबर्ग हो गई, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप उनको दो, पॉजिटिव वे में उनको देखो, नेगेटिव वे में आप आतंकवादियों को दोगे, नक्सलवादियों को देखो भटक गए हैं। जैसे
नक्सलवाद जो आंदोलन था उसके पीछे थीम मतलब सोच एक अच्छी थी, परंतु आज वो क्या हो गया है, अपने ही विकास के, अपने ही लोगों के विकास को नकारात्मक रूप से दुष्प्रभावित कर रहे हैं वो लोग, तो गुम हो गए हैं। ठीक है, तो वैसे ही जैसे मान लो कि क्रांतिकारियों के बारे में बोला जाता है कि वो अपने लक्ष्य से भटक गए थे, ठीक है, उसके बाद में वो अपने लोग अपने निजी हितों के लिए भी पूर्ति करने लग गए थे, तो वो सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो ये चीज़ रखना कि आपको नेगेटिव एग्जाम्पल उनके देने हैं, जैसे मान लो ड्रग्स माफिया, आतंकवादी, नक्सलवादी हो गए। ठीक है, और जो ये आप सामाजिक में दो, आप जो संप्रदायवाद को बढ़ावा देते हैं, जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, अनटचेबिलिटी, छुआछूत को बढ़ावा देते हैं, वो भटक गए हैं लोग, जो समाज में मतलब सकारात्मक की जगह नकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव एग्जाम्पल उनका देना है जो समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, तब जाके एक बैलेंस अच्छा प्रॉपर ऐसे बनेगा। चलो ठीक है, चौथा बताओ, महक तुम बताओ, चौथा के स्टार्ट करो। रचनात्मकता की प्रेरणा सांस्कृतिकता में जादुईता तलाशने के प्रयास से उत्पन्न होती है। ए प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने प्रयास, तुम कहाँ से हेडिंग पढ़ रही हो? सर मैंने पेपर वहाँ से देख के लिखा था। पता नहीं कौन सा पेपर देख के, ओरिजिनल पेपर देखा करो। हाँ तो और क्या, मतलब हेडिंग गलत लिखोगे तो फिर सब कुछ चीज़ गलत जाएगी। बताओ। रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती है। ठीक है सर। मस्तिष्क का विस्तार आकाश के विस्तार से भी अधिक विस्तृत होता है। ये मैंने सर यहाँ इस कोर्स से स्टार्ट करूंगी। जिस प्रकार से जो क्रिएटिविटी है माइंड की, अगर किसी भी ह्यूमन की अगर अपन क्रिएटिविटी को समझने का प्रयास किया कि उसकी सोचने की क्षमता इतनी ज्यादा है कि वह अपने सोच से ना जितनी भी चीजों का आविष्कार हुआ है, जितनी भी नई नई चीजें बन रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो सिर्फ मानव की थिंकिंग प्रोसेस की वजह से आ रही है। यानी उसकी क्रिएटिविटी है वो जो इस चीज का जो आविष्कार है वो जादुई था। यानी एक प्रकार से जादुई है। जैसे अपन जैसे पहले नॉर्मल क्या होता था, नॉर्मल जैसे पहले फैन नहीं थे, कुछ भी नहीं, फैन नहीं था, ये जितनी भौतिकवादी की चीजें थी कुछ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे कितनी चीजों का विकास हो रहा है। अभी फॉर एग्जांपल करंट में जैसे अलेक्सा है, अलेक्सा को बोलते ये गाना प्ले करो, ये करो, वो करो, वो हमारी इतनी हेल्प करती है। तो ये कहीं ना कहीं जादुई, एक किस्म से पहले ये जादुई होता था जो वर्तमान में कोरिलेट कर सकते हैं हमें। मेन बॉडी का स्टार्टिंग में कैसे करूंगी, सबसे एक मिनट, अभी आवाज सही आ रही है? हाँ बोलो बोलो। अभी सही आ रही है ना? हाँ बोलो बोलो। तो मैं इसको स्टार्ट करूंगी कि जैसे जैसे सबसे पहले पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए के आविष्कार से इंसान ने क्या बनाना सीखा, प्याज के बर्तन बनाने सीखे, धीरे धीरे बैलगाड़ी का आविष्कार हुआ, और वर्तमान में वो जो व्यक्ति की क्रिएटिविटी है उसने हवाई जहाज का निर्माण कर दिया। तो वहां से वहां तक का सफर एक बहुत ही अच्छा सफर रहा, और जिसने मतलब ये जो हवाई जहाज है ये एक जादू के समान ही था। पहले वाले लोग इसको सोच नहीं सकते थे कि व्यक्ति हवा में उड़ के एक देश से दूसरे देश में जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं इंसान ने प्रूव कर लिया है। उस तरह के इसको सर मैंने कहीं ना कहीं करंट अफेयर से ज्यादा रिलेट किया है कि जैसे स्वच्छ भारत का है, अगर इसमें जैसे कोविड-19 आया, कोविड-19 से पहले इतनी स्वच्छता पे व्यक्ति नहीं सोचता था, ठीक है जो भी है चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे कोविड-19 आया, सिचुएशन बदली, लोगों ने सोचना स्टार्ट किया। उस हिसाब से पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान नामक इतने चलाए। उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो शहर हैं, गांव है, उसमें स्वच्छता का काफी ध्यान रखा गया, डस्टबिन वगैरह बनाए गए। अभी वर्तमान में राजस्थान में IAS सिनाडा भी जैसलमेर में पोस्टिंग है, वहाँ पे वो दुकान पे हर दुकान पे जा जाके डस्टबिन लगाओ, ये करो वो करो, उससे ना वो पर्सनली जा रही है, ग्राउंड लेवल पे वो काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये देश को भारत के लिए काम हो रहा है, और देश को एक ऐसे देश दिया जा रहा है वो मतलब कंट्री की तरह दिखे कि अपने भारत। अभी हम कभी भी फॉरेन में जाते, कोई ऐसा देश में जैसे अमेरिका जा रहे, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ का लेवल ही अलग दिखता है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों से कंपटीशन करने, उन लोगों के बराबर लाने के लिए ये काम किया जा रहा है। दूसरा सर, इसको मैंने एक पिक्चर से रिलेट किया है, जैसे टॉयलेट प्रेम कथा आई थी, उसमें टॉयलेट को लेकर के काफी मतलब मुद्दा उठाया गया था कि हर घर में टॉयलेट होना चाहिए, क्यों जरूरी है,
लेडीज के लिए क्यों जरूरी है, क्यों इसका मतलब उस पिक्चर से रिलेट करूंगी कि किस प्रकार से ये व्यवस्था में भी काम आएगा, जो डिजीज फैल रही है उनको भी रोकेगा, और मतलब क्यों जरूरी है। और फिर एक पिक्चर है सर पेट में, उसमें मतलब ये जो सैनिटरी पैड्स वगैरह उनको लेकर के काफी विस्तार से बताया गया, तो इसे ऐड करूंगी मैं इसको कहीं ना कहीं। फिर इसको सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ऐड करूंगी, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी ने किस प्रकार से आकर के इंसान के काम को आसान बनाया है, नई नई चीजों को लाने में हेल्प की है। फिर जीन ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे किसानों को हेल्प किया गया है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड विषय में। उसके बाद सर एनवायरनमेंट पे जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसके बाद उसको कम करने के लिए दोबारा कंडीशन बनाने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो वर्ल्ड के संदर्भ में लाए गए हैं, उसमें फिर भारत क्या भूमिका निभा रहा है, उसको कैसे कंट्रोल कर रहा है, किस हिसाब से इसको कंट्रोल करूंगी। और हरित क्रांति से सर जैसे जैसे मतलब जैसे सर ये यूरिया है, पहले किसान क्या करते थे, यूरिया डीएपी डायरेक्ट वो कर देते थे, बट अब इसके ऊपर क्या करना लग गया कि नीम की कोटिंग की जाने लगी है, जिससे मतलब और ये प्रदूषण कम हो, और ये मतलब किसान के दोबारा मतलब जो मृदा की पोषकता वो दोबारा प्राप्त कर ले। दूसरा ये किसानों पर फोकस किया जा रहा है कि वो जो नॉर्मल खाद होती है घरों में, गोबर वगैरह होता है, उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करें, जिससे मतलब जो भूमि की उर्वरता वो दोबारा प्राप्त हो, बंजर भूमि कम हो, मतलब दोबारा से हरियाली, इन सब चीजों पर फोकस किया जा रहा है, जिससे जो चीजें हमने विकास को प्राप्त किया है, लेकिन विकास प्राप्त करने के बाद काफी चीजों का लॉस हुआ, उन चीजों को दोबारा प्राप्त किया जा सके, और जो मतलब एज ए डेवलप्ड कंट्री की तरह इंडिया को किया जा सके। इसका ऐसे ही ऐड करूंगी सर। इसका कंक्लूजन में रचनात्मक मानव अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो नए विचारों का पता लगाता है। खुद को चुनौती भी आती है इसको पूरा करने में, लेकिन ये वास्तविकता पर अधिक बल देता है। ठीक है, ठीक। मैक, तुमने इसके लिए कुछ पढ़ा था कंटेंट? मुझे इसमें थोड़ा भटकाव नजर आया तुम्हारा। इसके लिए तो मैंने सर कुछ नहीं पढ़ा। वो ये मैंने सुना तो स्टार्टिंग का 1-2 पढ़े थे सर मैंने दृष्टि की बुक से, मेरे को फिर वो वाली बात नहीं लगी। फिर धर्मेंद्र जाखड़ की जो बुक है सर वो अच्छी लगी, उसमें काफी अच्छा दे रखा था, बट मैंने फिर वो खुद ही सोच के लिखे थे। वो पढ़ना चाहिए था ना, उसका गलती वही है। चलो ठीक है नूरी, बताओ, लापरवाही मत करो, उठाए फेंक दूंगा तुम लोगों को। मंडे से कोई मेरे पास ऐसे आके बैठा ना, मैं उठाए फेंक दूंगा तुम लोगों को। एक तो ये देखो, ये बैठे वहाँ से यहाँ पे मूर्ति। ठीक है नूरी, बोलो। जी। रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती है। इंट्रो। रचनात्मक का अर्थ है नई सोच और विचारों का निर्माण करना। साधारण चीजों में जादू की खोज करना, मतलब वही चमत्कार की खोज करना रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। हमारे चारों ओर की साधारण चीजें अक्सर अनदेखी रह जाती हैं। इन्हीं साधारण चीजों में गहराई और अर्थ छिपा होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में जादुई तत्वों को पहचानना, जैसे कि एक साधारण फूल, बारिश की बूंदे या एक मुस्कान में गहराई होती है। साधारण से प्रेरणा लेना रचनात्मकता को जागृत करता है। कला, साहित्य और संगीत में साधारण अनुभवों को दर्शाया गया है। साधारण चीजों को नए दृष्टिकोण से देखना या हमें अलग अलग विचारों और दृष्टिकोणों को अपनाने में मदद करता है। साधारण से चमत्कार की खोज करने की प्रक्रिया सृजनात्मकता को प्रेरित करती है या हमें अपने विचारों को व्यक्त करने का एक नया तरीका देती है। साधारण से चमत्कार देखने के लिए धैर्य और अवलोकन की आवश्यकता होती है। यह हमें आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है। प्रकृति में साधारण चीजें जैसे पेड़, पानी और आकाश भी जादुई होती है। इनसे प्रेरणा लेकर हम अपनी रचनात्मकता को निखार सकते हैं। निष्कर्ष में साधारण में चमत्कार की खोज एक अनंत यात्रा है। यह हमें जीवन के हर क्षण को सराहने और रचनात्मकता को विकसित करने की प्रेरणा देती है। और अपने आसपास की साधारण चीजों पर ध्यान दें, रोजमर्रा के अनुभवों को एक नई दृष्टि से देखें, रचनात्मकता के समय निकालें और साधारण चीजों में चमत्कार खोजें। ऐसे सब सर बस इतना ही। ये थोड़ा काम करो, ठीक है। रमेश बताओ। सर, रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती है। लौकिकता में चमत्कार क्या है सर? लौकिकता में चमत्कार है जैसे कि कोई पक्षी उड़ रहा है, लौकिक चीजें बनेगी, लेकिन उसका जो
प्रेरणा इससे मिली है कि हवाई जहाज बनेंगे, ठीक है। और दूसरी बात है, जैसे जेम्स वाट ने देखा कि जो उनका वो खाना बनाने का प्रेशर कुकर है उससे उनका प्लेट उठ रहा है, इससे भाप के एग्जांपल है दोनों भाप के इंजन का आविष्कार हुआ है। अभी न्यूटन ने देखा प्रकृति में सेब नीचे गिर रहा है, तो ये लौकिक चीजें हैं। इसका जो प्रेरणा मिली रचनात्मक में, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया। तो यही मुझे अभी तो सोचा तो कौन सोच के आएगा? अरे मुझे नहीं पता था, सोचा क्या पता नहीं था तेरे को? खाने का तो पता होगा। तो फिर लिख के होगा, मुझे अभी यही पॉइंट याद आया था। तब बताइए वहाँ से नहीं क्या होता है, तो बताइए नहीं पा रहा है। हाँ नहीं क्लिक कर पा रहा है भाई सोचिए, दिमाग ऐसे ब्लॉक रहेगा हमेशा फिर। नहीं इसके लिए दिमाग चलो ठीक है, सुने तो देखो, जैसे रमेश ने 2-3 एग्जांपल दियो, एकदम बढ़िया है, सटीक है एकदम। देखो, रचनात्मकता की प्रेरणा मतलब मोटिवेशन कहाँ मिलता है किसी भी क्रिएटिविटी का, तो ये बोल रहा है ऐसे कि लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती है। तो वही बात है, आप इसमें यस और नो वाला एग्जांपल दोगे, ठीक है। अब भाई बहुत सारे चमत्कार ढूंढने के प्रयास से नहीं होती है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं, तो मानवीय कारण भी होता है, किसी समस्या के समाधान के कारण भी होता है। तो मेरा मानना चाहिए इसमें 60-40 रेशियो लिखा जाना चाहिए, ठीक है, पहली बात। जैसे रमेश ने एग्जांपल दिया कि भाई एरोप्लेन का आविष्कार कैसे हुआ, कि भाई वो भी एग्जांपल है चिड़िया वाला, या फिर जैसे कि अपने भारतीय जनमानस में क्या है कि हनुमान जी उड़ते थे, ठीक है, तो भाई चमत्कार ही था ना, वो बस चमत्कार मानते थे उसको। तो उसी के लिए क्रिएटिविटी को आया भाई, इंसान क्यों नहीं उड़ सकता। क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, लौकिकता की बात कर रहे हैं। तो लौकिकता क्या होती है? लौकिकता होती है जो अभी प्रेजेंट लौकिक, जो हनुमान जी अच्छा, है, वो क्या रहेगा? वो परलौकिक है हनुमान जी का। अरे दूंगा, लौकिकता का मतलब हो तो समाज में घटित घटनाएं होती है। हनुमान जी और भगवान तो की वो बात हनुमान यहाँ पे नहीं थे। परलौकिक बातें हैं। अरे पारलौकिक बात तो ये होता स्वर्ग और की बात है। चलिए ठीक, लौकिक मतलब जो अभी ना वर्तमान में हो, लौकिक परलौकिक मतलब अध्यात्म। लौकिक का मतलब ही यही होता है जो सामाजिक परिवेश से घटी हुई। तो इसका मतलब तुम्हें एंशिएंट काल की घटना लौकिक घटना नहीं है? लौकिक घटना है। तो फिर तो मैं एंशिएंट काल की तो बात कर रहा हूँ। पृथ्वी में हनुमान जी थे। अब तुम नहीं मानते हो ना, ये तुम नहीं मानते, इसका मतलब ये शैली है, ये व्यक्ति सब्जेक्टिविटी वाला विषय है। चलिए आगे। भाई भारतीय जनमानस में ये माना जाता है ना कि भाई राम थे। अब वो ऐसा नहीं है कि भाई वो पारलौकिक है जो आपने देखा ही नहीं, जो समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। जैसे स्वर्ग की परिकल्पना वो पारलौकिक है। हनुमान जी की परिकल्पना भी पारलौकिक। आप वो अपने अनुसार समझते हो ना। अल्लाह की। चलो ठीक है, छोड़ो वो सब चीज़ें। तो लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती है। तो कुछ एग्जाम्पल है कि जो मतलब चमत्कार ढूंढने के लिए मान लो कि जैसे मान लो कि एरोप्लेन का आविष्कार हुआ, ठीक है, ये चमत्कार मतलब को जो चीज़ मतलब आप सोच नहीं पा रहे थे पहले, और वो चीज़ को करने के लिए आप प्रयास करो, ठीक है। जैसे बल्ब का आविष्कार हो गया, वो भाई एक तरीके का चमत्कार ही था उस टाइम में कि अगर मान लो ऐसा हो जाएगा, उजाला हो जाएगा, तो उसके लिए क्या हुआ, क्रिएटिविटी उसको डेवलप करना पड़ा, ठीक है। मतलब इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिल रहा है, और वो जो चमत्कार का मतलब ये होता है कि जो उस समय के लिए असंभव कार्य थी। जैसे भारत को आज़ाद कराना, गांधी जी जो है सत्य और अहिंसा के मार्ग पर अगर उस टाइम को सोचेगा तो वो सोच भी नहीं सकता था कि भारत को आज़ादी मिल जाएगी इस रास्ते से, ठीक है। तो अपन क्रिएटिविटी डेवलप हुई, गांधी जी ने वो करके दिखाया, जब अफ्रीका में थे तो उसने करके दिखाया, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल आपको लेने पड़ेंगे। उसके अलावा देखो इन्वायरमेंट में रचनात्मकता देखो और क्या, जैसे मान लो कि पानी के लेके दिक्कत आ रही है, इजराइल ने वो चीज़ें किया है कि कम पानी में रह के भी वहाँ पे वो चीज़ें विकसित की है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किया है, ठीक है। दूसरा जैसे अभी सोचते हैं कि अपन अपने पास इतना सारा पानी है, उसके बावजूद भी पानी की कमी है, ठीक है। अब ये सोचे कि भाई ये कैसे समुद्र का जो पानी है पीने लायक हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए अब सोचना पड़ेगा ना, अभी वो संभव नहीं है। मान लो पर डिसेंट्रलाइजेशन जैसे टेक्निक, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है इस पर अब की बार 2023 में GS 3 में क्वेश्चन आया है इसी पे। वो जो चीज़ें संभव नहीं थी, परंतु अभी जो है टेक्नोलॉजी के द्वारा वो चीज़ें संभव हो पा रही है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे बहुत सारे पेड़ आप ऐसे देखते होंगे जिसपे एक ही पेड़ पे आम भी आ रहा है, मिर्ची भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ये मतलब प्रेजेंट मतलब जो उस समय के लिए वो संभव नहीं है, परंतु अगर आप उस पर क्रिएटिविटी करते हो उसके द्वारा वो चीज़ें संभव हो पा रही है, ठीक है।
और जैसे इसके मान लो कि और क्या एग्जांपल लोगे, जैसे सारा मरुस्थल है, सारा मरुस्थल में वहाँ पे कोई सोचता भी नहीं है, कोई इतनी गर्मी है, इतने वहाँ पे है, वहाँ पे कोई जंगल विकास, अब धीरे धीरे वहाँ पे जंगल का विकास किया जा रहा है। तो क्रिएटिविटी आई ना कि मतलब कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबल, तो प्रयास करेंगे तो वहाँ से वो चीज़ें हो सकती है। इन्वायरमेंट से आप एग्जांपल डाल सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा डेमोक्रेसी में आप क्या एग्जांपल डालोगे, जैसे अफ़गानिस्तान में या नेपाल की बात मान लो कि किसी ने सोचा नहीं था कि अफ़गानिस्तान में कभी डेमोक्रेसी आएगी, परंतु वहाँ पे डेमोक्रेसी आई है, पर अभी नहीं है, ठीक है। परंतु डेमोक्रेसी वहाँ पे आई एक चमत्कार की तरह ही है वहाँ पे, ठीक है। और क्या एग्जांपल डालोगे? नहीं, ये सोचो ना जो नए नए आइडियाज़ आए हैं, ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट वाला आइडिया मान लो, ठीक है। कभी कोई सोचा था कि मतलब कि घर बैठे कोई अपने को डिलीवरी करके जाएगा? आजकल ड्रोन सिस्टम का यूज़ हो रहा है, ठीक है, एक तो वो चीज़ हो गई, ठीक है। और यही ऐसी चीज़ें तुम सोच सकते हो कि प्रशासन आपके द्वार, जो प्रोग्राम है सरकारी तरफ चलाया जा रहा है कि प्रशासन आपके द्वार पे आएगा, ठीक है। ये चीज़ें उस तरीके से ही है कि उस टाइम को सोच में जो तानाशाही जैसे था, ठीक है, लाल फीताशाही जैसी चीज़ें थी, पर आज वो चीज़ें बदल रही है, ठीक है। और इसके बड़े एग्जाम्पल क्या आएगा, DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वाला स्कीम हो गया, UPI हो गया, ठीक है, कि आप ऑनलाइन इंटरनेट का यूज, हाँ इंटरनेट का यूज हो गया, और फेसबुक, ये सारी चीज़ें जो सब कभी सोचे भी नहीं थे। सोचो जब मतलब देखो आज अपन जी पा रहे हुए एक अलग बात है, परंतु उस ज़माने में सोचो जब लोग एक दूसरे से बातचीत करने के लिए कबूतर इनका चिट्ठी के माध्यम यूज करे, पर आज देखो अपने पास व्हाट्सएप है, ये सारी चीज़ें हैं। परंतु ये सब कहाँ से इनका मोटिवेशन मिला कि भाई ऐसा भी कुछ संभव हो सकता है? उस टाइम सोचा गया था कि ऐसा चमत्कार कैसे होगा, तो उसके कारण ही तो ये इनोवेशन हुआ ना, तो उसके बाद में सारी चीज़ें डेवलप हुई है। और उसके अलावा वीडियो कॉलिंग भी, हाँ वीडियो कॉलिंग हो गया। क्रिकेट में भी आप ले सकते हो, जैसे क्रिकेट में जैसे मान लो कि अभी जो DRS सिस्टम लिया जाता, पहले वो सिस्टम था नहीं, पर तो चीज़ें धीरे धीरे उसको आविष्कार होने लगा, तो वो सारी चीज़ें उस पर थिंकिंग पावर और इनोवेशन हुआ, तब जाके वो सारी चीज़ें हुई। एजुकेशन फील्ड में भी हुआ है, हाँ ऑनलाइन एजुकेशन को बोल सकते हो आप, और UPSC की उसमें भी डाल सकते हैं, क्योंकि पहले कुछ ही लोग कर पाते थे, प्रिपरेशन भी अच्छे से उनको जो फैकल्टीज वो भी नहीं मिल पाती। दी इसमें देखो ना, ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल डालो, जैसे पहले मतलब क्या होता था कि चालान वालान कटने के लिए नंबर ये सारी चीज़ें होती थी, पर आजकल क्या होता है, जैसे कैमरे में तुम्हारा फ़ोटो जाएगा, ऑटोमेटिक तुम्हारे पास चालान पहुंच जाएगा। अब ऐसे पुलिस के लिए उस टाइम जब सोचा जाता था कि अपराधी को कैसे पकड़ा जाए, आजकल फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके द्वारा जो है अपराधी को पकड़ा जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि एक तरीके चमत्कार इतने, तो पहले सोचो कि अपराधी को पहचाना नहीं जाता था, उसको फ़ोटो सारी चीज़ें बनाना मुश्किल था, तो आजकल सारी चीज़ें वो हो गई है। फिर इसमें आप ले सकते हो कि जैसे चंद्रमा में पहुंचना, ठीक है, जैसे अपन भाई कल्पना करते थे कभी चांद पे पहुंचेंगे, चंदा मामा, ये सब सारी कहानियाँ थी, आज वहाँ पे हकीकत में हो रहा है ये सारी चीज़ें। तो ये कहाँ से आए? लोग भाई लौकिकता में थी वो सारी चीज़ें, बातें में चंदा मामा ये सब ऐसी बातें थी, सूर्य पे पहुँचने वाला आदित्य L1 मिशन हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कैसे हो पा रही है? क्योंकि अपने एक थॉट ऑफ प्रोसीजर समाज में ऐसी चीज़ें थी, उसके द्वारा भाई जैसे मैं फिर बता दूं, जैसे हनुमान जी भाई उसको बोला जाता है सूर्य को निगल जाते हैं, उस टाइप के लोग कहावतें थी, ठीक है। परंतु उसको चमत्कार को ढूंढने के लिए प्रयास में आजकल अपन सूर्य पे पहुंच पा रहे हैं, चंद्रमा पे पहुंच पा रहे हैं, मंगलयान मिशन हो चुका है, ठीक है। और उसके अलावा आप एग्जाम्पल क्या डालोगे, जैसे हाँ GPS सिस्टम है, GPS सिस्टम हो गया, यह वो तो हो गया एरोप्लेन वाला, ठीक है। भाप के इंजन के आवश्यक कारण सोचो रेलवे का विकास हो गया, ठीक है। मतलब आपको डिफरेंट सेक्टर से ऐसा नहीं है, मैं फिर बार बता रहा हूँ सर, इसमें ये डाल सकते हैं ना, जो हम सोच सकते हैं कर सकते हैं, सोचना और फिर उसको लौकिकता में चमत्कार ढूंढने से प्रयास, मतलब ये बोलता है कि जो भी आपकी क्रिएटिविटी आती है, कोई भी क्रिएटिविटी आइडिया आ रहा है, वो आपको आइडिया जो आते हैं वो सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही हो, जिनको चमत्कार माना। चमत्कार क्या होता है? चमत्कार ये होता है जो आज संभव नहीं है, हो सकता है कल संभव हो जाए, वही तो चमत्कार है ना। जैसे ठीक है, जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति को ऐसे लग के पढ़ के देखने लगे कि भाई ये क्या ही कर पाएगा अपने जीवन पर, अगर वो सोचो बहुत सफल बन जाए, इसमें बहुत सारे एग्जांपल भी डाल सकते जो बहुत गरीब है, जैसे अब्दुल कलाम का आप एग्जांपल डाल सकते। कोई सोचा था कभी वो राष्ट्रपति के पद तक पहुंचेगा? कोई नहीं सोच सकता था कि जब वो स्टार्टिंग में अखबार बांट रहा था, तो ये चमत्कार हुआ ना बाद में, ठीक है। तो वो चमत्कार, जो सारी चीज़ें जो समाज में वो असंभव लग रही थी, बाद में संभव हुई, तो वो चमत्कार होता है।
तो उसी के लिए जो आइडिया मिला वो किसी भी चीज़ को, तो उसका वो आइडिया कहाँ से मिला उसको। अब जैसे मान लो फ्लिपकार्ट का आविष्कार हुआ, कैसे आविष्कार हुआ भाई, लोगों की आवश्यकता थी, उसको देखते देखते कभी सोचे भी नहीं थे कि व्यक्ति वहाँ पे सामान लेने जा रहा है, दुकानों पे लेने जा रहा है, कभी कोई अपने घर तक पहुँचा नहीं आएगा। प्रशासन आपके द्वारा ऐसी सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेगी, RTI हो गया, ठीक है। ये चीज़ें एक तरीके से चमत्कार ही है कि आप प्रशासन को सुनो, जब नहीं तो पहले प्रशासन किसी की सुनता से ही था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको उसमें डालनी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी वाला जैसे आप चमत्कार की बात डाल सकते हो कि डेमोक्रेसी भाई जब तानाशाही थी, राजशाही शासन था, तब कैसे सेल्फ डेवलपमेंट धीरे 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 अरस्तु हो गया, प्लेटो हो गया, इनके द्वारा जो वो उनको मिला इंस्पिरेशन उन चीज़ों से कि नहीं ये चीज़ें सीखनी चाहिए, तो धीरे धीरे इसका विकास हुआ। ठीक है, अब देखो ये 4 टॉपिक है, कल इस पर मतलब मंडे को क्लास होगी, चारों पे अच्छे से काम करके आना। मैं ऐसे काम नहीं कि आप एक टॉपिक छोड़ दो, और तुम तो कर ही लेना, और तुम भी वहाँ से हाँ पता लगा मंडे को तुम गायब भी हो, ठीक है। तो मैं ये बोल रही थी कल क्लास नहीं होगी क्या? मंडे को बोल रहा हूँ। सैटरडे संडे को क्लास नहीं होगा, सैटरडे को आपको कल टेस्ट देना है। कल आपका होगा यूपीएससी PYQ 2011 का टेस्ट होगा आपका, जिसमें आपको GS का टेस्ट देना और CSET का टेस्ट देना। सब मेरे को होमवर्क सहित भेजोगे, पहला काम। इसके बाद में आपको क्या करना है, GS में जो वीडियो है मेरे वो जाके देखना है, ठीक है, पहला काम। CSET वाला भी वीडियो जाके देखना, जो गलती हो रही है उनको पकड़ो, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या काम करना है, इनका रिसर्च करना है, R&D करना है, एक एक क्वेश्चन पे काम करना है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वहीं पे लिख लो, जो गलत है उसको सही कर लो। हाँ R&D मतलब जो क्वेश्चन गलत है उसको सही लिखो। तो आप ऑप्शन पे काम करो, सर्च करो, जो नहीं जानते उसके बारे में सीखो, ChatGPT पे सर्च करो, कहीं पे सर्च करो, उसके बारे में सीखोगे आप, ठीक है। तो ये GS CSET दोनों पे काम करो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो मेरी वीडियोस देखो, ठीक है। तो ये आपको सैटरडे का काम हो गया, ठीक है। ये सारा काम कर ही लेना उसी दिन, 4 घंटे आप पेपर दोगे, 8 घंटे और कुछ ही मत पढ़ना उस दिन, यही काम करो, इसी पे काम कर लो। फिर संडे को आपका टेस्ट होगा विजन का, जो पॉलिटी का टेस्ट 1 और पॉलिटी टेस्ट 2, ठीक है। उसके बाद में आपको संडे के दिन इन दोनों टेस्ट का एनालिसिस करना है, मतलब इसके जो पीछे सॉल्यूशन रहता है उसको अच्छे से कवर करना, पूरा पढ़ना, हाईलाइट कर लो, या आप कुछ लिखना चाहते हो उसमें से लिख लो जो आपको नहीं पता हो, ठीक है। तो ये चीज़ें काम करनी ही है आपको सैटरडे संडे। दूसरी बात, मंडे को आप ये काम करके तो आओगे कि 2023 वाले जो 4 टॉपिक बचे हुए हैं ये करके तो आना ही है। दूसरा काम, मंडे से अपन NCERT शुरू करेंगे CSET वाला मैथ का। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले, ठीक है मंडे को मैं बताऊंगा, अभी बस ये है कि मैथ NCERT अपन उस दिन मैं कुछ काम दूंगा। ये है कि पहाड़े वाड़े याद कर लेना, नहीं तो उस दिन बेइज्जती कराओगे। वर्गमूल याद कर लेना, वर्ग याद कर लेना, घनमूल याद कर लेना, वो मैं पूछूंगा उस दिन, बस ये काम है। और मंडे से अपन शुरू करेंगे मैथ का NCERT पढ़ना। मैं उस दिन कुछ काम दूंगा, फिर आप अगले दिन मैं फिर उसको डिस्कस करूंगा, तो ये काम रहेगा। और रही बात जो ये लोग हैं जो क्लास नहीं आ रहे हैं, उठा के फेंक दूंगा। ओनली 2 लोग हैं जो ऑनलाइन में आ रहे हैं, और लगभग कितने, अभी मैं सबका नाम बता रहा हूँ। और जो भी मेरे पास टेस्ट की रिपोर्ट नहीं देगा मैं फिर बता रहा हूँ सबका। देखो नर्मदा गायब है, वो एक आध दिन आई थी सब, ईशाना तो चलो है, श्वेता वो भी गायब है, नगीना गायब है, वैशाली गायब है, पूजा गायब है, अमित गायब है, काजल गायब है, विक्की, सचिन, सोमेश, ये सब गायब है, मोनिका गायब है, कुर्बान गायब है, महक आ रही है, सागर आज गायब है, मीनू गायब है, नूरी है, निखिल गायब है, प्रीति गायब है। तो ये सब लोग रेगुलर क्लास अटेम्प्ट करो, फिर नहीं तो देखो मैं फिर बता, रिजल्ट तो नहीं आएगा। आप लोग ऐसे एक एक दिन लापरवाही करोगे, ऐसे कोई काम नहीं होता, ऐसे छोड़ के जाओगे। अभी जैसे क्या हो रहा है ना, कल वो मैं क्लास बता रहा था, वो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, चलो ठीक है आज दोबारा बताता हूँ। जैसे कल क्या हुआ था कि मतलब जैसे आप लोग हो, जैसे जो मान लो निरंतर प्रयास कर रहा है उसका ग्राफ ऐसे बढ़ता जाएगा। अब एक व्यक्ति है, एक दिन क्लास किया, 10 दिन 2 दिन गायब, फिर उसके बाद गायब, तो कभी उसका ऐसा प्रोग्रेस होगा ही नहीं। वैसे गया, अब जब यहाँ पे छोड़ा तो फिर वापस यहाँ से शुरुआत होगी, तो उसका हमेशा ऐसे नीचे जाता रहेगा। छोड़ के पढ़ाई करोगे तो ऐसे कैसे ही होता है, ठीक है। तो रेगुलर जो क्लास करो। और सबसे बड़ी बात, दूसरी बात, आज जो लोग सोच रहे होंगे सर हम तो वीडियो क्लास देख लेंगे, वीडियो क्लास से मैं फिर बता रहा हूँ आपका कुछ भी विकास नहीं होगा। यहाँ पे आओगे काम करके, मुझे पता है वीडियो क्लास कौन देख रहा है, ऑनलाइन कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो काम करके नहीं आते हैं, काम चोरी कर रहे हैं।
तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, तो आप काम चोरी कर रहे हो तो स्वाभाविक बात आप सीखने को नहीं मिलोगे। यहाँ पर आएंगे तो मैं तीन चार चीज़ें आपसे पूछ लूँगा। कल से मैं मान लो मंडे से मैथ पढ़ाऊँगा, अगर मैथ में नहीं आओगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। क्लास देख के क्या फ़ायदा होगा? जब मैं आपसे पहाड़ी नहीं पूछ पा रहा हूँ, आपकी कमियाँ नहीं जान पा रहा तो कैसे पता लगेगा? तो जब तक मुझे कमियाँ आपको पता नहीं लगी तब तक आपको सुधार होने के कोई चांसेज भी नहीं है। तो जो भी लोग जो ऑफलाइन मान लो कि वीडियो क्लास, मुझे पता है वीडियो क्लास भी नहीं देखते हैं, लगभग अपने पास फाउंडेशन बैच के कितना एडमिशन है टोटल? 21 एडमिशन है। 21 एडमिशन में से अभी मैं बताता हूँ रियलिटी, तो सोच लो रिजल्ट कहाँ से आएगा? यही हाल रहता है, साल भर यही हाल रहेगा इन लोगों का, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? अपने पास 21 फाउंडेशन के स्टूडेंट है, मैं और की तो बात ही नहीं कर रहा, फाउंडेशन के स्टूडेंट है 21, जिसमें से 2 ने तो चलो यूपीएससी की तैयारी छोड़ दी, चलो उनको साइड में करते हैं, बचते हैं वापस 19 अपने पास। 19 में से जो अभी जितनी क्लासेज हुई है उसमें से लोग हैं 2-3 लोग हैं जो ऑनलाइन आ रहे हैं, मान के 2 यहाँ पे ऑफलाइन आ रहे हैं, 5 मान के चलो जो रेगुलर मान लो कि क्लास आ रहे हैं, ठीक है। 14 जो लोग हैं, 14 में से 1 या 2 लोग हैं जो रिकॉर्डिंग क्लासेज देख रहे हैं, ठीक है। अब ये बचे कितने? 11 से 12 लोग जो है कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब सोच लो इनका क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, मैं फिर साफ बता रहा हूँ। अब जो कंपटीशन यही होता है, अब जो ख़त्म हो गया, ये लोग गए, आधे लोग गए, अब इनमें से जो ये ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं तो इनका और ग्रोथ, ठीक है, इनके कंपेरिजन में ज़्यादा होगा पर इनके कंपेरिजन में तो कम होगा ना जो ऑनलाइन आ रहे हैं डेली। तो यही याद है। अब बात है कि ये ऑनलाइन जो आ रहे हैं ये भी रेगुलर आए, काम करके, जब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तब जाके फ़ायदा होगा, इसे से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर मंडे को, और कल सब मुझे टेस्ट देके OMR के साथ भेजोगे मुझे सब लोग। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।